मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 41। पूर्वी जंगल की रहस्यमय प्रतिभा। बौद्ध पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C41। पूर्वी जंगल की रहस्यमय प्रतिभा। बौद्ध पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 41। पूर्वी जंगल की रहस्यमय प्रतिभा। बौद्ध पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र। प्राचीन पवित्र पर्वतों की विरासत का पता नीला निचले क्षेत्र की आरंभिक सभ्यताओं से लगाया जा सकता है। कई साधकों का तो ये भी मानना था कि प्राचीन पवित्र पर्वतों में शक्तिशाली झूठे देवता और अनंत एकांत में रहते हैं। एक बार जब वे कोई कदम उठाते तो पूरी दुनिया कांप उठती और पसीना आ जाता। फिर भी अब प्राचीन पवित्र पर्वतों से भी बहुत से लोग दुनिया में आ गए थे और दूसरों के साथ घुल मिल रहे थे। कुछ साधकों ने उनके पदचिह्नों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वे सभी उस स्थान की ओर जा रहे थे जहां प्राचीन लिन परिवार रहता था, चंद्रमा की ओर मुख वाला प्राचीन शहर। कई लोगों ने प्राचीन पवित्र पर्वतों के इरादों के बारे में अटकलें लगाईं। शायद वे ऊपरी क्षेत्र के उस रहस्यमय युवा भगवान से भी संबंधित थे। चंद्रमुखी प्राचीन शहर। एक प्राचीन शहर के रूप में जो अपनी प्रतिष्ठा में केंद्रीय स्वर्गीय शहर से बदतर नहीं था और उन सभी के बीच एक केंद्र के रूप में कई अन्य स्थानों को जोड़ता था, चंद्रमा की ओर मुख किए हुए प्राचीन शहर की आबादी लगभग 100 मिलियन थी। आसमान में रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे और जमीन पर हर जगह अलौकिक धुंध छाई हुई थी। शहर की सड़कों पर एक दूसरे के बगल में कई महल, मंडप, दुकानें और रेस्तरां देखे जा सकते थे। हर जगह जादुई रून और शानदार रोशनी चमक रही थी और साधक और जीव अपने शरीर के चारों ओर दिव्य रोशनी के साथ शहर के ऊपर और चारों ओर उड़ रहे थे, जिससे शहर असाधारण लग रहा था। युवा प्रतिभाओं के ताओ सम्मेलन के आयोजन स्थल के रूप में ये स्वाभाविक ही था कि चांद की ओर मुख किए हुए प्राचीन शहर ने क्षेत्र के सभी साधकों का ध्यान आकर्षित किया। ये तो बताना ही होगा कि एक अफवाह ये भी थी कि ऊपरी क्षेत्र के युवा भगवान इसी शहर में रह रहे थे। इसी कारण से दुनिया भर से किसान इस शहर में आए थे। प्रमुख पवित्र भूमि और प्राचीन राजवंशों ने भी अपने विशेषज्ञों को शानदार और असाधारण उपहारों के साथ भेजा था। न केवल मध्य राज्य बल्कि उत्तरी जंगल और पश्चिमी जंगल जैसी जगहों ने भी अपने कौशल दिखाने के लिए सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने युवा प्रतिभाशाली लोगों को भेजा था। कई लोगों की अपनी अपनी गणनाएं थीं। आखिरकार किसी शक्तिशाली व्यक्ति की जान को गले लगाना कोई शर्मनाक बात नहीं थी। भाई जिनयांग, मैंने आपको कुछ समय से नहीं देखा है, फिर भी आपकी साधना पहले से ही और भी अथाह हो गई है। ये कैसे संभव है? भाई ज़ेकतियान, आप ही हैं जिन्होंने वास्तविक प्रगति की है। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही उस सर्वोच्च कौशल में निपुण हो चुके हैं, है ना? हाँ, ये तो बस संयोग था, भाई, मैं कभी भी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं बन सकता। जब से हमने उसे नहीं देखा है, फेरी चेन का व्यवहार और भी अधिक अलौकिक हो गया है। वह वास्तव में असंख्य फूलों की पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी के नेता के रूप में अपनी जगह की हकदार है। उसकी आभा अकेले उसके सभी साथियों को दबाने के लिए पर्याप्त है। एक मंडप के अंदर युवक युवतियों का एक समूह आपस में बातचीत कर रहा था। वहां सुंदर और आलीशान कपड़े पहने सज्जन पुरुष और भव्य और गुणी सुंदरियां थीं। जो किसान बाहर से ये सब देख रहे थे, वे अपने चेहरे पर विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। ये सभी युवा असाधारण पृष्ठभूमि से आए थे। वे या तो किसी प्राचीन परिवार के वंशज थे, किसी प्राचीन राजवंश के राजकुमार और राजकुमारियां थे, या किसी प्रमुख पवित्र भूमि के पवित्र बच्चे थे। उनमें से कोई भी सरल नहीं था। अंधेरे में कई शक्तिशाली आभाएं छिपी हुई थीं, जो उन्हें छाया से बचा रही थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि युवा प्रतिभाओं का ऐसा समूह एक साथ इकट्ठा होकर चाय पर इस तरह बात कर रहा था जैसे कि यह कोई बड़ी बात ही न हो। अगर इस मामले की खबर फैली तो बहुत से लोगों को झटका लग सकता है। भाई जिनयांग, मैंने सुना है कि आपने कुछ समय पहले पूर्वी जंगल के एक सज्जन के साथ मारपीट की थी और यह मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ था। अंत में आप उस सज्जन के साथ भाई बन गए। क्या यह सच है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मंडप के अंदर कोई अपनी जिज्ञासा नहीं रोक सका और उस युवक से पूछा जो किसी महान पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र प्रतीत हो रहा था। ये युवक, जिसके बाल ज्वाला के समान लाल थे तथा शरीर तेज चमक से आच्छादित था, बौद्ध पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र था, जिनयांग। बौद्ध पवित्र भूमि की मध्य राज्य में एक विरासत थी जो प्राचीन लिन परिवार से भी पुरानी थी। उनके पूर्वज भी ऊपरी क्षेत्र में चढ़े थे, इसलिए उनकी पृष्ठभूमि भी भयानक थी। इतनी शक्तिशाली शक्ति के पवित्र पुत्र के रूप में यह स्वाभाविक ही था कि जिनयांग की साधना साधारण नहीं होगी। वह आसानी से अपने साथियों को परास्त कर सकता था और अभी वह पारलौकिक क्षेत्र के अंतिम चरण में था। सवाल सुनकर वह अपनी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये सच है, बिल्कुल। मैं आपको ये बता दूं, और जब मैं बोल रहा हूं तो मैं शेखी नहीं बघार रहा हूं। मेरे छोटे भाई में एक ऐसी भयानक प्रतिभा है जो आपको 1000 सालों में भी नहीं दिखेगी।
वह अभी ट्रांसेंडेंट दायरे के मध्य चरण में ही है, फिर भी वह मुझसे 100 बार लड़ सकता है, और फिर भी उसमें थकान या हार का कोई लक्षण नहीं दिखा। उसने मुझे अपना सच्चा सूर्य शरीर इस्तेमाल करने के लिए भी मजबूर किया, और उसके बाद ही मैं उसे मुश्किल से दबा पाया। फिर भी मुझे लगा कि उसके पास अभी भी बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं जिनका उसने इस्तेमाल नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। मेरे छोटे भाई वह एक शांत स्वभाव वाला असाधारण व्यक्ति है जो बड़ी तस्वीर देख सकता है। दुर्भाग्य से उसने किसी को नाराज कर दिया और उसे फंसाया गया और पूर्वी जंगल से निर्वासित कर दिया गया। जिन यांग ने खेद भरी आह भरते हुए कहा। उसने अपने छोटे भाई से सुना था कि वे अभी भी उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकते जिसे उसने नाराज किया था। और क्या वह वास्तव में पूर्वी जंगल से सुनी गई अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था? क्या बकवास ईर्ष्या है? क्या बकवास मेढक हंस का मांस खाना चाहता है? उसने जो देखा उससे ये स्पष्ट था कि ताइक्सुआन पवित्र भूमि ड्रैगन की पीठ पर चढ़ना चाहती थी और फीनिक्स की पूंछ पर सवारी करना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने उसके छोटे भाई को धोखा दिया। और इसी कारण उन्होंने उसके भाई के बारे में अफवाहें और झूठे आरोप फैलाए, इतना कि उसे पूर्वी जंगल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हिस। जिन यांग के शब्दों ने मंडप में बैठे लोगों को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। वे एक दूसरे की आंखों में देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जिससे उनका गहरा सदमा जाहिर हुआ। जिन यांग का व्यक्तित्व इन सभी युवा प्रतिभाओं के लिए स्पष्ट था। वह एक सीधा साधा व्यक्ति था जो कभी झूठ नहीं बोलता था। और क्या जिन यांग एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो दृश्य में सभी से अधिक शक्तिशाली था। पूरे मध्य राज्य में महान जिया राजवंश के तीसरे राजकुमार जैसे कुछ ही लोग उसके खिलाफ समान आधार पर लड़ सकते थे या उसे दबा सकते थे। उसे आसानी से मध्य राज्य की युवा पीढ़ी के शीर्ष 5 में गिना जा सकता था। तो अब जब उन्होंने किसी की इस तरह प्रशंसा की है, तो पूर्वी जंगल से आया ये रहस्यमय प्रतिभाशाली व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। भाई जिन यांग, पूर्वी जंगल से आए इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम क्या है जिसका आपने अभी जिक्र किया? हम किसी दिन उसे जानना चाहेंगे। सभी को जिज्ञासा हुई और वे खुद को पूछे बिना नहीं रह सके। वे जानना चाहते थे कि यह रहस्यमयी प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है। यह है पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिन यांग ने शर्मिंदगी का भाव दिखाया और उन्हें जवाब देने से हिचकिचाया। ऐसा नहीं था कि वह अपने छोटे भाई का नाम नहीं बता सकता था, बल्कि उसे डर था कि अगर उसने उसका नाम बताया, तो यहाँ मौजूद लोगों में से किसी में भी उसके बारे में और कुछ पूछने या इस मामले के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं होगी। यद्यपि जिन यांग एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। यह देखकर कि वह जवाब नहीं दे सकता, सभी ने उसे उकसाने का फैसला नहीं किया। चूंकि वह स्पष्ट रूप से यह कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसे मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार वे सभी समझदार लोग थे। इस समय उनमें से एक ने अचानक चिल्लाकर कहा, आज लिन परिवार का स्टार पिकिंग मंडप कैसे खुला है? जो बोल रहा था वह चुयुआन पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र था, एक और शक्तिशाली स्वर्गीय प्रतिभा। सभी लोग उसकी ओर देखते रहे और वे दंग रह गए। प्राचीन लिन परिवार का स्टार पिकिंग पवेलियन चांद की ओर मुख किए हुए प्राचीन शहर की सबसे ऊंची संरचना थी। इसके ऊपर से सब कुछ देखा जा सकता था और यह एक बेहतरीन नजारा प्रदान करता था। इसी वजह से इसे स्टार पिकिंग पवेलियन कहा जाता था, क्योंकि यह रात में आसमान के सबसे करीब था। अपनी वर्तमान स्थिति से वे स्टार पिकिंग पवेलियन के सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकते थे। सामान्य दिनों में स्टार पिकिंग मंडप केवल प्रमुख पवित्र भूमियों और राजवंशों के सम्मानित व्यक्तियों, जैसे कि पवित्र प्रभु, सम्राटों या अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों के स्वागत के लिए ही खोला जाता था। फिर भी इसे आज खोला गया था। इससे सभी को आश्चर्य हुआ। देखो, लिन परिवार के महान पारलौकिक क्षेत्र के बुजुर्ग किसी को प्राप्त करने के लिए बाहर आए हैं। तुम सब, क्या वह नीली पोशाक वाली महिला लिन क्यूहान नहीं है, जो प्राचीन लिन परिवार की खूबसूरत विलक्षण बेटी है? और दूसरी महिला जो सफेद पोशाक में है और जिसका चेहरा घूंघट के पीछे आधा ढका हुआ है, वह पूर्वी जंगल की पवित्र भूमि से आती हुई प्रतीत होती है। मुझे लगता है कि ताइक्सुआन पवित्र युवती है। वक्ता एक बार पूर्वी जंगल में गए थे और उन्हें पूर्वी जंगल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरता को निहारने का सम्मान प्राप्त हुआ था। तो फिर सफेद कपड़े वाला आदमी है उस व्यक्ति। वे सभी जल्द ही अपने होश में आ गए और अपने चेहरे पर उत्साह भरे भावों के साथ एक साथ खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाए। रहस्यमय आदमी को इस तरह का व्यवहार करते देखकर उसकी पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। उन्होंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे उस महान यंग लॉर्ड को यहां देखेंगे। उनसे मिलने का ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। सभी लोग उठकर उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। कई गर्वित महिलाओं ने तो अपने स्पेटियल पाउच से मेकअप निकाला और अपनी चमक बढ़ाने के लिए जल्दी से अपने ऊपर एक पतली परत लगा ली। जिन यांग एकमात्र व्यक्ति था जिसकी आंखों में अस्वाभाविक भाव था, लेकिन किसी ने भी उसके भाव में आए परिवर्तन को नहीं देखा।
अल्पविराम डॉट गु चांगगे प्राचीन लिन परिवार के नेतृत्व से एक बुजुर्ग के मार्गदर्शन और व्यवस्था के तहत स्टार पिकिंग मंडप में आए। गु चांगगे को जो उपचार मिला वह स्पष्ट रूप से उच्चतम स्तर का था। स्टार पिकिंग पवेलियन से चंद्रमा की ओर मुख किए हुए प्राचीन शहर का संपूर्ण दृश्य तथा इसके क्षेत्र से हजारों मील दूर तक का दृश्य आसानी से देखा जा सकता है। सामान्य दिनों में केवल संत ही इस स्थान में प्रवेश के पात्र थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 42 दीर्घकालिक योजना घुटने टेकना और युवा भगवान के जूते चाटना। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ C42 दीर्घकालिक योजना घुटने टेकना और युवा प्रभु के जूते चाटना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 42 दीर्घकालिक योजना घुटने टेकना और युवा भगवान के जूते चाटना। जिस व्यक्ति ने यह मंडप बनाया है वह सचमुच जानता है कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। गु चांगगे अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और सबसे ऊंचे स्थान से चांद की ओर मुख किए हुए शहर को देख रहा था। वह स्टार पिकिंग पवेलियन के निर्माता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने नीचे सब कुछ देखा, जिसमें असंख्य साधक भी शामिल थे जो अपने कामों की देखभाल कर रहे थे। ये बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं ऊपर चढ़कर दुनिया को ऐसे देख रहा था जैसे कोई आदमी चींटी के टीले को देख रहा हो। उन्होंने तय किया कि जब वे ऊपरी क्षेत्र में वापस लौटेंगे तो वे एक शिल्पकार से अपने निवास में इस तरह का एक ऊंचा मंडप बनवाने के लिए कहेंगे। उनका स्काई पिकिंग मंडप कहीं अधिक ऊंचा और भव्य होगा। अपनी जैसी स्थिति और पृष्ठभूमि के साथ स्वाभाविक रूप से उन्हें इस तरह के व्यवहार का आनंद लेने का अधिकार था। हमें ये जानकर गर्व है कि यह आपको संतुष्ट करता है, युवा भगवान गु। यह मंडप विशेष रूप से पिछले कुलपतियों द्वारा दुनिया की विभिन्न शक्तियों के पवित्र प्रभुओं और सम्राटों की मेजबानी के लिए बनाया गया था। लिन क्यूहान ने मुस्कुराते हुए बताया। अगर गु चांगगे उसे साथ नहीं लाते तो उसके पास स्टार पिकिंग पवेलियन में प्रवेश करने की योग्यता नहीं होती। वाकई, एक हाथ में सूरज और चांद थामना और दूसरे हाथ से तारे चुनना। इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा? यह एक खूबसूरत सपना है, गु चांगगे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास एक सरल दीर्घकालिक योजना थी। उसने लिन क्यूहान को प्राचीन शहर के चारों ओर देखने के लिए नेतृत्व करने के लिए क्यों कहा? इसका कारण स्वाभाविक था, उसकी कीमिया प्रतिभा की सीमा का मूल्यांकन करना। उसे इस बात पर विचार करना था कि उसे लिन क्यूहान को अपने साथ ऊपरी क्षेत्र में लाने के बाद उसका पालन पोषण और उपयोग कैसे करना चाहिए। गु चांगगे की पृष्ठभूमि भयावह थी और वह ऐसी बातें जानता था जो आम लोगों को नहीं पता थी। ओल्ड मिंग, एक बाहरी व्यक्ति जिसका उपनाम अलग था, स्वाभाविक रूप से उसके पीछे के गुट के पास मौजूद जानकारी को जान नहीं सकता था। यहाँ तक कि ऊपरी क्षेत्र में विशाल कीमिया विरासतों में भी लिन क्यूहान की कीमिया के लिए राक्षसी प्रतिभा के बराबर प्रतिभा वाला कोई वंशज नहीं था। एक बार जब वे ऊपरी क्षेत्र में वापस चले गए तो वह लिन क्यूहान का उपयोग करके उसे उन कीमिया विरासतों को नियंत्रित करने के लिए एक अंदरूनी सूत्र के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। जब तक वह अच्छी तैयारी करता है तब तक वह नुकसान उठाने वाला नहीं होगा। बेशक गु चांगगे भी उसे अपना उदार और दयालु पक्ष दिखाना चाहता था ताकि जितनी जल्दी हो सके लिन क्यूहान को जीत सके। क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होगा अगर उसे जीतकर 1000 भाग्य अंक मिले? सौभाग्य से लिन क्यूहान एक परिष्कृत विचारों वाली महिला नहीं थी। गु चांगगे ने जल्दी ही अपने मीठे शब्दों से उसे अपने वश में कर लिया और जल्द ही उसका दिल और ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गया। लिन तियान ने जो पहले कहा था वह गलत नहीं था। गु चांगगे कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था। आखिरकार उसे स्वर्ग द्वारा खलनायक बनने के लिए ही नियत किया गया था। हालांकि ये कहते हुए गु चांगगे कभी भी अपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। उसके मन में लिन क्यूहान के प्रति कोई गहरी दुर्भावना नहीं थी, इसके बजाय वह केवल ये सोच रहा था कि भविष्य में उसका पालन पोषण करने के बाद वह उससे कैसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। एक हाथ में सूर्य और चंद्रमा को पकड़ना और दूसरे से सितारों को चुनना। युवा भगवान गु, हर कोई साधना करने की कोशिश क्यों करता है? इसके पीछे के सटीक कारण पर आपकी क्या राय है? लिन क्यूहान की आंखों में एक गहरी चमक भर गई जब उसने उसके आकर्षक शब्दों को सुना और उन्हें दोहराया। मेरी राय में साधना केवल पृथ्वी को छोड़ने और स्वर्ग में कदम रखने की प्रक्रिया है, बस इतना ही। लोग अवसरों के लिए लड़ते हैं, अपने मांस, खून और आंसू का बलिदान करते हैं, रेगिस्तानों से गुजरते हैं और कड़वाहट के समुद्र को पार करने के लिए अपने शरीर का उपयोग बेड़ा के रूप में करते हैं। ये सब दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए है। गु चांगगे ने अपने चेहरे पर एक उदासीन लेकिन सुरुचिपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। बेशक उसने जो कहा उसका मतलब यह नहीं था और वह केवल खुद को गहरा दिखाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। उसके लिए साधना का मतलब अंक अर्जित करना और जीवन का आनंद लेना है। कड़वाहट का सागर। दूसरी तरफ
यहाँ तक कि सू किंगे की आंखें भी चमक उठी और वह उसकी बातों पर गहराई से विचार करने से खुद को नहीं रोक सकी। आपकी राय सचमुच दूसरों से अलग है, यंग लॉर्ड गू, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा अर्थ छिपा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन क्यूहान उसकी और भी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। बस इसी तरह वो और गू चांगगे कई और मामलों पर बातचीत करने लगे और गू चांगगे जवाबों में बहुत शामिल हो गया। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत ज्यादा दिखावा करता था और सिर्फ औपचारिक जवाब देता था, और इससे लिन क्यूहान की उसके प्रति प्रशंसा और भी गहरी हो गई। विशेष रूप से साधना पर उसकी अंतर्दृष्टि ने उससे एक साधना अकादमी की शिक्षिका को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके सामने एक नया मार्ग खुल गया हो। क्या वे अपने शरीर को नाव की तरह इस्तेमाल करके कड़वाहट के सागर को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचेंगे? यह एक अभूतपूर्व बयान था जिसने उसे ऊपरी क्षेत्र की रहस्यमय और विशाल साधना की दुनिया के बारे में एक नई समझ दी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वहां ऊपर कैसी जगह होगी। युवा लॉर्ड गू, यह आपके शब्दों की बदौलत है कि मैं यह महसूस कर पाया कि लिटिल तियान के साथ कुछ गड़बड़ है। अगर आप नहीं होते तो वह मुझे अंधेरे में रखता और मुझे नहीं पता। हाल की घटनाओं को याद करते ही लिन क्यूहान के चेहरे पर उदासी छा गई और चेहरे पर उदासी छा गई। वह हमेशा लिन तियान की परवाह करती थी, इसलिए अगर उसने वाकई यंग लॉर्ड गू को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया होता तो यह अक्षम्य था। सौभाग्य से वह व्यक्ति असली लिन तियान नहीं था, अन्यथा उसके पास गू चांगगे के सामने खड़े होने का चेहरा नहीं होता। मैं उस समय बस सामान्य रूप से बोल रहा था और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ घटित होगा। गू चांगगे ने सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया। दरअसल मुझे कुछ संदेह था कि कोई लिटिल तियान की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए मैं उससे इस बारे में पूछने जा रहा था, लेकिन फिर यह सब अचानक हुआ। लिन क्यूहान ने अपने दिल में अपराध बोध की भावनाएं उमड़ते हुए कहा। ओह, इस बारे में बोलते हुए मुझे लेडी लिन को एक महत्वपूर्ण याद दिलाना चाहिए। गू चांगगे ने चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। युवा भगवान गू, कृपया बोले। लिन क्यूहान ने उसे आगे बोलने के लिए कहा। चूंकि गू चांगगे के शब्दों में ये कुछ महत्वपूर्ण था, तो ये सचमुच कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको लिन तियान की लाश पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि वह सिर्फ किसी के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि किसी ने उसकी आत्मा को बदलकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ऊपरी क्षेत्र में ऐसी कई तकनीकें हैं जो आपको ऐसा करने देती हैं। वास्तव में मृत्यु के बाद पुनरुत्थान एक सामान्य बात है। लिन क्यूहान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। पुनरुत्थान, क्या यह वास्तव में संभव था? उस समय लिन तियान की जीवन शक्ति और आत्मा पहले ही नष्ट हो चुकी थी, फिर भी गू चांगगे के शब्दों ने उसे सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह अपनी मौत का नाटक कर रहा था? बेशक ये सिर्फ मेरा अनुमान है। फिर भी बेहतर होगा कि लेडी लिन हर चीज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। गू चांगगे ने शांत मुस्कान के साथ कहा। वह वास्तव में लिन क्यूहान को अपनी आंखों से लिन तियान को कब्र से उठते हुए देखने देना चाहता था। ये लिन क्यूहान के उस पर बचे खुचे भरोसे को चकनाचूर करने के लिए काफी था। गू चांगगे को स्वाभाविक रूप से अब लिन तियान को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं थी। अल्पविराम डॉट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय स्टार पिकिंग पवेलियन के बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। युवा लॉर्ड गू, मध्य राज्य और पूर्वी जंगल से युवा प्रतिभाओं का एक समूह आपसे मिलने का अनुरोध कर रहा है। एल्डर लिन, जिन्होंने गू चांगगे को स्टार पिकिंग मंडप तक पहुंचाया था, सम्मानपूर्वक अंदर आए और रिपोर्ट दी। गू चांगगे अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। वो उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। उसे उम्मीद थी कि ये घमंडी बच्चे उसे कुछ मजा दे सकेंगे। जल्द ही असाधारण आभा और अपने शरीर के चारों ओर शानदार चमक के साथ युवा पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा समूह प्राचीन लिन परिवार के बुजुर्ग के पीछे स्टार पिकिंग मंडप में सम्मानपूर्वक प्रवेश किया। चू जुवान युवा भगवान को सम्मान देता है। पूर्वी जंगल से गू चांगगे का सबसे बड़ा पालतू कुत्ता ताइक्सुआन पवित्र पुत्र चू जुवान भी उनमें से एक था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और आदरपूर्वक गू चांगगे को सलाम किया और उसकी चापलूसी करने लगा। उसके अलावा पूर्वी जंगल से आए अन्य प्रतिभाशाली युवा भी थे जो गू चांगगे के साथ मध्य राज्य की यात्रा पर आए थे। उनके समूह में ज्यादा अपरिचित चेहरे नहीं थे। अंतिम समूह मध्य राज्य के अभिमानी प्रतिभाशाली लोगों का था। इस समय वे सभी स्तब्ध रह गए क्योंकि उनका उत्साह स्वर्ग की 9वीं परत तक बढ़ गया था। आखिरकार यह ऊपरी क्षेत्र के इस सम्मानित युवा भगवान के संपर्क में आने का उनका पहला मौका था। जब उन्होंने उसकी ईश्वरीय उपस्थिति को देखा तो उनके हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न हो गया। हम युवा लाड को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र जिन यांग, जो पहले अपने हृदय में गू चांगगे की आलोचना कर रहे थे, ने भी उन्हें सम्मान न देने का साहस नहीं किया। ऐसी विनम्रता की कोई जरूरत नहीं है, सभी को
गु चांगगे मंडप में मेजबान की सीट पर बैठे थे और मेहमानों की तरफ सिर हिला रहे थे। उनके चेहरे पर शांत और मिलनसार भाव था, बिना किसी दिखावे या अहंकार के, जिससे सभी की तनावपूर्ण नसें शांत हो गईं। अफवाहें झूठी नहीं थीं। रहस्यमय यंग लॉर्ड वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ घुलना मिलना मुश्किल हो। इसके बाद युवा प्रतिभाओं के समूह ने अपना परिचय दिया और गु चांगगे पर एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए अपने शानदार कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वे सभी मोर की तरह प्रतिस्पर्धा कर रहे थे जो दूसरों को दबाने के लिए अपने राजसी पंख दिखाते हैं। समय समय पर गु चांगगे सिर हिलाकर मुस्कुराते थे और उनकी ये हरकतें सभी को प्रोत्साहित करती थी। यहाँ तक कि स्वर्ग की पसंदीदा बेटियां, एक जो आमतौर पर किसी और को अपनी आंखों में नहीं रखती थी, वे बूट चाटने वाली कुतिया में बदल गईं, और उनके अचानक परिवर्तन ने लिन यूहान और अन्य लोगों को चौंका दिया। वही लोग जो परी और देवी कहलाना पसंद करते थे, अब युवा भगवान गु के सामने झुक गए थे और उनके आज्ञाकारी पालतू जानवर बन गए थे। यह उनके लिए आंखें खोलने वाला अनुभव था। लिन यूहान ही थी जिसने इस सबसे गहरी भावनाओं को महसूस किया। आखिरकार वह भी उन खूबसूरत सुंदरियों की तरह स्वर्ग की एक पसंदीदा बेटी थी। हालांकि यंग लॉर्ड गु का उसके प्रति रवैया इन घमंडी राजकुमारियों के प्रति उसके रवैये से बिल्कुल अलग था। इस अचानक खोज से लिन यूहान को खुशी हुई और उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। युवा लॉर्ड गु ने उसके साथ बिल्कुल अलग व्यवहार किया। फुटनोट 1 यहाँ स्वर्ग की पसंदीदा बेटियां का मतलब सिर्फ महान पृष्ठभूमि से आने वाली साधारण महिलाओं से है जिन्हें स्वर्ग ने महान प्रतिभा, सुंदरता और प्रतिष्ठा का आशीर्वाद दिया है। वे स्वर्ग की पसंदीदा बेटियों से बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें सचमुच स्वर्गीय पिता द्वारा ही पाला जाता है और जिन्हें खेल तोड़ने वाले भाग्य का आशीर्वाद दिया जाता है, जो सभी पर शासन करने के लिए किस्मत में है। यदि आप लोअर केस में स्वर्ग की पसंदीदा बेटी, बेटा, बच्चा, बच्चे देखते हैं, तो ये सामान्य लोगों को संदर्भित करेगा जो स्वर्गीय पिता द्वारा संरक्षित है। यदि आप अपर केस में स्वर्ग की पसंदीदा बेटी, बेटा, बच्चा, बच्चे देखते हैं, तो ये प्लॉट कवच से संरक्षित लोगों को संदर्भित करेगा जो स्वर्गीय पिता द्वारा प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह काफी स्पष्ट है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास में भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 43 भाग्य के तार सिस्टम का यादृच्छिक कार्य। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C43 भाग्य के तार सिस्टम का यादृच्छिक कार्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 43 भाग्य के तार सिस्टम का यादृच्छिक कार्य। युवा लॉर्ड गु ने उसके साथ अलग व्यवहार किया। लिन यूहान का दिल उथल पुथल हो गया जब उसने याद किया कि गु चांगगे ने हर बार उसके साथ बातचीत करते समय जो गर्मजोशी दिखाई थी, इस समय उसके लिए ऐसी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं होना सामान्य बात थी। उसके सामने खड़ी खूबसूरत लड़कियां या तो शाही राजकुमारियां थी या पवित्र युवतियां, और जब पृष्ठभूमि की बात आती थी तो उनमें से कोई भी उससे बदतर नहीं थी। उनके पीछे अनगिनत प्रेमी कुत्तों की तरह लगे रहते थे, फिर भी वे सभी अलग थलग और अछूत होने का दिखावा करते थे। उन्होंने सभी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और परियों और देवियों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। लेकिन अब वे एक दूसरे को कोस रहे थे और यंग लॉर्ड गु के सामने खुद को खुश कर रहे थे। अभी वे वेश्यालयों में अपना जिस्म बेचने वाली महिलाओं से बिल्कुल अलग नहीं दिख रही थीं, जैसा कि किताबों में बताया गया है। ऐसा दृश्य जो उनके सामान्य कार्यों से बिल्कुल अलग था, कोई भी व्यक्ति बाहर से देखकर चौंक जाएगा। फिर भी ये वास्तव में वह रवैया था जो उन्हें गु चांगगे के सामने अपनाना चाहिए था। युवा भगवान गु मेरे प्रति बहुत दयालु है। लिन यूहान को गु चांगगे के साथ बिताए सारे पल और उसके द्वारा उसके साथ चर्चा किए गए सारे विषय याद आ गए, और वह खुद को हल्का महसूस करने से नहीं रोक सकी। दूसरी ओर सु किंगगे को पहले से ही ऐसे दृश्य की आदत थी। कोई भी उसे कैसे भी देखे, गु चांगगे में वह सब कुछ था जो एक महिला एक पुरुष में चाहती है। उसकी ताकत जानने के बाद ये सुंदरियां उसके साथ दूसरों जैसा व्यवहार कैसे कर सकती थी। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके मन में निम्नलिखित विचार थे, यदि वह सु किंगगे और लिन यूहान युवा भगवान का पक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो वे क्यों नहीं। एक बार जब वे यंग लॉर्ड के साथ संबंध बना लेते हैं तो उनकी स्थिति बेहतर के लिए एक 80 डिग्री का मोड़ लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे उस समय प्राप्त नहीं कर सकते, तो वे यंग लॉर्ड को खुश करने से कैसे पीछे हट सकते हैं। सु किंगे ने एक ही नजर में उनके विचारों को समझ लिया। उसके चेहरे पर शांति थी और उसके दिल में चिंता की कोई किरण नहीं थी। क्या इन महिलाओं ने वाकई सोचा था कि उनके चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करने से उनके यंग लॉर्ड का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उनके स्वभाव को देखते हुए वह गर्मजोशी और सुरुचिपूर्ण भाव जो उसने उन्हें दिखाया वह एक दिखावा मात्र था। असली गु चांगगे दुनिया की हर चीज के प्रति उदासीन था। वह एक अलग और मायावी व्यक्ति था जो ऊपर से सब कुछ देखता था।
सु किंगगे की तेज बुद्धि की तारीफ करनी होगी। वह गु चांगगे के साथ कुछ समय ही रही थी, फिर भी उसने उसकी हरकतों को पहले ही समझ लिया था। डिंग, आपने लिन क्यूहान को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है और इससे फॉर्चून इवेंट शुरू हो गया है। आपको 200 फॉर्चून वैल्यू पॉइंट और 1000 डेस्टिनी पॉइंट मिले हैं। गु चांगगे के दिमाग में अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आई, जिसने उसे उत्साह से भर दिया। वह दिन भर जिस 1000 डेस्टिनी पॉइंट का इंतजार कर रहा था, वह पहले से ही उसकी जेब में थे। लिन क्यूहान ने उन्हें निराश नहीं किया। अभी वह अपने सामने खड़े उन प्रतिभाशाली लोगों के समूह द्वारा बोले जा रहे भाषणों को सुनने या उनका जवाब देने में असमर्थ था, जो अपनी प्रतिस्पर्धा के बारे में लगातार बात कर रहे थे। विचित्र बकवाद का अर्थ है विक्रेता द्वारा आपको धोखा देकर उनका कचरा खरीदने के लिए कही जाने वाली बकवास। कौन स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति उन बिगड़ेल लोगों को अपनी तारीफ करते हुए सुनना चाहेगा? गु चांगगे ने उन पर और अधिक ध्यान नहीं दिया और अपना ध्यान सिस्टम पर केंद्रित किया। तुरंत ही सिस्टम का एट्रीब्यूट पैनल उसकी दृष्टि में आ गया। होस्ट गु चांगगे। पहचान स्वर्गीय अमर दाओ महल का सच्चा शिष्य। रक्त रेखा शैतान हृदय दाओ अस्थि। साधना प्रदत्त प्रभु मध्यम चरण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन रहस्यमय क्षमताएं। भाग्य अंक 2600। भाग्य मूल्य 350 गहरा। सिस्टम शॉप खुला। गोदाम। उसका भाग्य मूल्य 300 अंकों के निशान को पार कर गया था। ये सब इसलिए नहीं था क्योंकि उसने लिन क्यूहान को वश में कर लिया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके साथ सु किंगगे भी थी। उन दोनों को बहुत भाग्य का आशीर्वाद मिला था, इसलिए गु चांगगे का भाग्य मूल्य स्वाभाविक रूप से बढ़ गया क्योंकि उसने उनका अच्छा उपयोग किया। उसने बिना कोई प्रयास किए ही लिन तियान को नष्ट कर दिया था और उसने 2000 भाग्य अंक भी प्राप्त कर लिए थे। गु चांगगे को अपनी लीक से फसल की यह लहर प्राप्त करने के बाद बहुत राहत महसूस हुई। गु चांगगे ने कुछ देर तक सोचा और अपनी ताकत न बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार उसका वर्तमान क्षेत्र निचले क्षेत्र में काफी मजबूत था। उसने इन सर्वशक्तिमान भाग्य बिंदुओं को उस अवसर के लिए सुरक्षित रखने का फैसला किया जब वह उनका सबसे अच्छा उपयोग कर सके। उसके बाद उसने सिस्टम शॉप में मौजूद सामान पर नजर डाली। अंततः थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे एक उपयुक्त पिल दाव तकनीक मिल गई, जिसकी कीमत 100 भाग्य अंक थी। अदला बदली 100 डेस्टिनी पॉइंट खर्च करने के बाद गु चांगगे ने सफलतापूर्वक एलिमेंट्री लेवल पिल दाव तकनीक प्राप्त की। उसने इसे लिन क्यूहान को सौंपने के लिए सही अवसर खोजने की योजना बनाई। आखिरकार अगर वह उसे अपने लिए प्रशिक्षित करना चाहता था तो उसे जल्दी शुरू करना था। यह एक अच्छी पिल दाव तकनीक थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह इसे बर्बाद नहीं करेगी। जैसे ही गु चांगगे की चेतना सिस्टम से बाहर निकली, उसके दिमाग में एक और संकेत गूंज उठा। डिंग, स्वर्ग के एक इष्ट पुत्र से जुड़े भाग्य की एक कड़ी वाले किसी व्यक्ति की खोज की। कृपया स्वर्ग के इष्ट पुत्र के शपथ ग्रहण करने वाले भाई को दबा दें। इस कार्य को पूरा करने पर आपको 500 भाग्य अंक प्राप्त होंगे। विफलता के लिए कोई दंड नहीं है। गु चांगगे को आश्चर्य हुआ और उसके चेहरे पर दिलचस्पी का भाव दिखाई दिया। यह पहली बार था जब उसे इस तरह का यादृच्छिक कार्य मिला था। और क्या, अगर वह इसे पूरा करता तो उसे इनाम मिलता, लेकिन अगर वह इसे पूरा नहीं करता तो भी उसे कोई दंड नहीं मिलता। यह मूलतः उस पर निर्भर था कि वह इसे लेता है या नहीं। 500 भाग्य अंक, ये काफी आकर्षक राशि थी। बस इतना ही कि स्वर्ग के कृपापात्र पुत्र का ये शपथबद्ध भाई कौन था और स्वर्ग के किस कृपापात्र पुत्र से उसका संबंध था। उसने निष्कर्ष निकाला कि वह व्यक्ति ये चेन से संबंधित होना चाहिए। आखिरकार लिन तियान पहले से ही मर चुका था। सिस्टम ने लक्ष्य की पहचान का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन वह व्यक्ति उसके सामने खड़े प्रतिभाशाली बच्चों में से एक होना चाहिए। ये पूर्वी जंगल से कोई नहीं होना चाहिए, जब तक कि जाहिर है उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ ना हो और उन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से मौत को आमंत्रित करने का फैसला किया हो। ये जानते हुए कि ये चेन ने उससे नाराज किया है, वहां के लोग निश्चित रूप से ये चेन के साथ किसी भी और सभी संबंधों को खत्म कर देंगे और यहां तक कि खुद को कहीं दूर छिपा लेंगे। चूंकि ये चेन पूर्वी जंगल से भागकर मिडिल स्टेट में आया था, इसलिए उसे रास्ते में मिडिल स्टेट के एक या दो जीनियस मिले होंगे। तभी वह जीनियस के साथ भाई बन गया और उसने अपने लिए एक नया नक्शा मिडिल स्टेट में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये बिल्कुल सामान्य बात थी। बस इतना ही कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस भाई से निपटना पड़ेगा। किसी भी तरह से यह एक बढ़िया प्रस्ताव था। गु चांगगे ने अपनी चाय की चुस्की ली और मामले पर विचार करते हुए उसके चेहरे पर हल्की खुशी के भाव उभरे। उसने जल्दी से अपने आसपास के सभी प्रतिभाशाली लोगों पर नजर डाली, पूर्वी जंगल के सभी लोगों और उन सुंदरियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो उसके सामने खुद को खुश करने की कोशिश कर रही थी। वह जानता था कि किसकी ओर देखना है। चुजुवान, गु चांगगे ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। हे प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है।
चू जुवान ने जैसे ही उसकी पुकार सुनी, वह दौड़कर आया और अपने चेहरे पर सम्मान और चापलूसी भरे भाव के साथ जवाब दिया। इस दृश्य ने कई युवाओं के दिलों में उसके प्रति ईर्ष्या और जलन पैदा कर दी। वे स्वर्ग के भी कृपापात्र थे, फिर भी इस चू जुवान ने पहले ही शक्तिशाली युवा भगवान की प्रशंसा जीत ली थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि चू जुवान के स्वर्ग में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे सभी को पीछे छोड़कर दो अलग अलग दुनिया के लोग बन जाएंगे। क्या मिडिल स्टेट में ये चेन के बारे में कोई खबर है? गु चांगगे ने उदासीनता से पूछा। उसे स्वाभाविक रूप से अपने प्रश्न का उत्तर पता था। आखिरकार ये चेन का स्थान हमेशा उसकी आंखों में था। बस अभी समय नहीं था कि वह उसे निचोड़कर सुखा दे। उन्होंने ये प्रश्न केवल भीड़ की प्रतिक्रिया देखने के लिए पूछा था। ये चेन। चू जुवान का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और कहा, मेरे प्रभु, वह, तुमने उसका पता नहीं खोया होगा, है ना? गु चांगगे ने उसे गहराई से देखा और तुरंत चू जुवान को अपने माथे पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। वह डर गया और मदद के लिए सू किंगगे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि यंग लॉर्ड का पालतू कुत्ता बनना उसके लिए सम्मान की बात थी, फिर भी वह उसके इतने भयानक दबाव को सहन नहीं कर सका। ये चेन, वह कौन था? आसपास के अन्य प्रतिभाशाली लोगों के हाव भाव भी बदल गए। सौभाग्य से गु चांगगे ने उनसे ये सवाल नहीं पूछा था, अन्यथा वे खड़े रहना नहीं जानते थे। उन्होंने मध्य राज्य से कुछ अफवाहें सुनी थी, लेकिन वे विवरण के बारे में निश्चित नहीं थे। इस समय बौद्ध पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र जिन यान को अपने दिल में बहुत बेचैनी महसूस हुई। हालांकि वह एक सीधा और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर घमंड भी था। वह अन्यथा घमंडी, प्रतिभाशाली लोगों के इस समूह से घृणा करता था, और जब उसने उन्हें गु चांगगे के जूते चाटते देखा तो उसके मन में उनके प्रति तिरस्कार की भावना भी पैदा हुई। उनकी राय में उनके छोटे भाई ये चेन का शांत और दृढ़ एक स्वभाव इन सभी प्रतिभाओं से कई गुना बेहतर था। जब उसने गु चांगगे को ये चेन के ठिकाने के बारे में पूछते सुना तो वह अपने दिल में कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। सौभाग्य से वह खुद को संयमित करने और कोई असामान्यता न दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फुटनोट 1 LMAO। हाँ ठीक है भाई, आपने नहीं देखा कि आपका भाई ताइक्सुआन पवित्र भगवान के हॉल में कितना शांत और दृढ़ था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 44। आपसे प्रश्न करना आपका सम्मान है। पूर्ण दमन। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C44। आपसे प्रश्न करना आपका सम्मान है। पूर्ण दमन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 44। आपसे प्रश्न करना आपका सम्मान है। पूर्ण दमन। स्टार पिकिंग पवेलियन के अंदर का माहौल तनावपूर्ण और दमनकारी हो गया। किसी की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई और सभी की पीठ से पसीना बह रहा था। हालांकि गु चांगगे चू जुवान से सवाल कर रहे थे, फिर भी उन्हें दबाव महसूस हुआ। यहां तक कि लिन क्यूहान, जो पहले गु चांगगे से बात करने में सहज महसूस करता था, वह भी इस समय उसके द्वारा उत्पन्न भयानक दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सका। यंग लॉर्ड गु की शुरुआती सौम्यता और शान के बारे में जो भी गलतफहमी उसने पाल रखी थी, वह अब दूर हो चुकी थी। अंदर से वह वाकई एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों से बहुत ऊपर था और दुनिया को भगवान की तरह देखता था। ये था उनका असली पक्ष। फिर भी वह ये चेन नाम के इस व्यक्ति के बारे में थोड़ी उत्सुक थी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कौन था। उसने कभी बाहर से आने वाली अफवाहों और गपशप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे पूर्वी जंगल में क्या हुआ इसके बारे में पता नहीं था। इस समय सू किंगगे ने अपने ठंडे शब्दों में माफी के संकेत के साथ कहा, युवा प्रभु, मध्य राज्य की भूमि माप से परे विशाल है, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो जानबूझकर यहाँ छिपा हुआ है, घास के ढेर में सुई खोजने से अलग नहीं है। अब सभी को पूर्वी जंगल की सबसे खूबसूरत महिला सू किंगगे की एक झलक मिल गई थी, तभी उसने बोलना शुरू किया। इससे पहले वह गु चांगगे के पीछे चुपचाप खड़ी थी और मंडप में एक तालाब के पास फूलों को शांति से देख रही थी। फिर भी गु चांगगे के डर ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वे उसे ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये कहना जरूरी है कि ताइक्सुआन की पवित्र युवती सू किंगगे वास्तव में पूर्वी जंगल की नंबर 1 सुंदरी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की हकदार थी। यहाँ तक कि उसका सादा घूंघट और साधारण सफेद पोशाक भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाए। वह पवित्र, अलौकिक और नश्वर संसार की धूल से अछूती दिख रही थी। पारलौकिक स्वभाव वाली वह एक परी की तरह लग रही थी जो 9वें स्वर्ग से उतरी हो। उसकी चमक ने स्वर्ग की अन्य सभी पसंदीदा बेटियों की सुंदरता को आसानी से ग्रहण कर लिया और उनमें से किसी में भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता नहीं थी। यकीनन वह एक दुष्ट हृदय वाली है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास राज्य को हिला देने वाली सुंदरता और ऐसा स्वभाव था जो हर किसी को अपने जाल में फंसा सकता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक अच्छी इंसान थी।
जिन यांग अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक सका और सू किंगगे के बारे में उसकी धारणा और भी खराब हो गई। दूसरी ओर बाकी सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि सू किंगगे में गू चांगगे को मनाने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि वह इतना भयानक दबाव दे रहा था। इसके लिए कितने साहस की आवश्यकता थी। चू जुआन उसे कृतज्ञता भरी नजर से देखने से खुद को रोक नहीं सका। चूंकि किंगगे ने भी ऐसा कहा है, इसलिए मैं इस मामले को अभी के लिए छोड़ देता हूं। चू जुआन, मुझे निराश मत करना। गू चांगगे ने बिना किसी भावना के सपाट स्वर में कहा। हाँ हाँ मेरे प्रभु, कृपया चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से ये चेन का पता लगा लूंगा। चू जुआन ने आराम किया और जल्दी से अपनी छाती पीटकर प्रणाम किया। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बहता रहा और उसे ऐसा लगा जैसे वह एक कमजोर आदमी है जो एक शक्तिशाली बाघ के सामने खड़ा है और उसे चीर डालने के लिए तैयार है। दूसरी ओर इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। ताइक्सुआन पवित्र युवती को इतना अधिक समर्थन प्राप्त था कि वह युवा भगवान को भी मना सकती थी। वे सू किंगगे को देखने का नजरिया बदलने से खुद को नहीं रोक पाए। एक समय में वे एक ही पीढ़ी के साथी थे, फिर भी अब वे उसे केवल विस्मय से देख सकते थे। धन्यवाद युवा प्रभु। सू किंगगे ने गू चांगगे की ओर खुशी से भरी अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराया। बेशक वह अच्छी तरह से जानती थी कि गू चांगगे ने चू जुआन को डराने के लिए ही इस तरह पुकारा था। उसने ऐसा क्यों किया, वह अनुमान नहीं लगा सकी। फिर भी वह गू चांगगे के साथ खेल सकती थी और उसे एक कदम पीछे हटने में मदद कर सकती थी। हालांकि गू चांगगे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, फिर भी वह अपने दिल में सू किंगगे की तेज बुद्धि की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। उसके जैसी महिला जो उसके इरादों को समझ सकती थी, जाहिर तौर पर उसे पसंद थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने छोटे से परीक्षण के बाद उसने पाया कि ये चेन के नाम पर एक भी व्यक्ति ने प्रतिक्रिया नहीं की। सभी के चेहरे पर संदेह या कोई बदलाव नहीं था और उनकी आभा भी नहीं कांप रही थी। विल्फिक, अगर यह कोई क्लिच उपन्यास होता तो जिन यांग ने प्रतिक्रिया दी होती और उसे खोज लिया जाता। फिर एमसी उसे एक ही फौट से मार डालता और बस यही उसका अंत हो जाता। बेशक गू चांगगे को कोई जल्दी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी और वह देखना चाहता था कि यह व्यक्ति कितनी देर तक टिक सकता है। इसके बाद सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। युवा प्रतिभाशाली लोग चू जुआन से ये चेन की उत्पत्ति के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाए और यह भी कि उसने युवा स्वामी को कैसे नाराज किया था। चू जुआन ने उन्हें समझाना शुरू किया और बताया कि कैसे ये चेन ने मौत को दावत दी और यंग लॉर्ड को नाराज किया। जैसे ही उन्होंने उसका स्पष्टीकरण सुना, उनके हाव भाव अजीब हो गए। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने उसके बारे में सुना है? वह पूर्वी जंगल से आया था, उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, वह 20 वर्ष की आयु के आसपास था, उसका साधना आधार पारलौकिक क्षेत्र के आसपास था और वह असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। क्या ये वर्णन बौद्ध धर्म के पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र जिन यांग द्वारा अपने भाई के बारे में बताए गए वर्णन जैसा नहीं था? जब उन्होंने उससे उसके भाई का नाम पूछा था तो वह किसी कारण से चुप रहा था, है ना? उनमें से कई ने कुछ अनुमान लगाए और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर वे यंग गू चांगगे को खुश कर सकते थे तो बौद्ध पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र के साथ अपने रिश्ते की परवाह कौन करता था? मेरे प्रभु, मुझे लगता है कि बौद्ध पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र को ये चेन का ठिकाना पता होना चाहिए। चुयुआन पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र ने बात की और जिन यांग ने पिछले मंडप में जो कहा था उसे सभी को समझाने में अग्रणी भूमिका निभाई। चुयुआन पवित्र भूमि का ये शापित कुत्ता पुत्र। जिन यांग का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। ओह, बौद्ध पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र, क्या आप ये चेन को जानते हैं? गू चांगगे ने चाय का एक और घूंट लिया और कोमल आवाज में पूछा। सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही था। उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जिसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए सूरज की तरह उनमें आग लगी हो। गुंजन, पहले जैसा भयानक और राजसी दबाव एक बार फिर से उतर आया। मिडिल स्टेट की धरती से आए सभी युवा प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और यहां तक कि उनकी आत्माएं भी कांप उठी क्योंकि उनके चेहरे पर डर के भाव छुप गए थे। युवा प्रभु की शक्ति कितनी भयानक थी, यहां तक कि उनके पवित्र प्रभु और सम्राट भी उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। क्या वह सम्मानित प्रभु दायरे का कोई व्यक्ति हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह उनसे ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। नहीं, वह शायद उनसे छोटा भी हो सकता है। यंग लॉर्ड गू से जैसी उम्मीद थी, वह मेरे पिता से भी ज्यादा ताकतवर है। गू चांगगे को देखते हुए लिन कियुहान की आंखों में प्रशंसा के सितारे छा गए। क्या यंग लॉर्ड का अचानक पूछे गए सवाल के पीछे यही उद्देश्य था? वह जानना चाहता था कि ये चेन से किसका कुछ लेना देना है। सू किंगगे को आखिरकार उसके कारण कुछ हद तक समझ में आ गए, लेकिन वह ये नहीं समझ पाए कि गू चांगगे को कैसे पता चला कि यहाँ कोई है जो ये चेन से संबंधित है। एड्स बाय पब फ्यूचर। गू चांगगे उसके लिए और अधिक अथाह लगने लगा।
सर, मैं भाई ये चेन को जानता हूँ, जिन यांग ने जवाब दिया। वह भयानक दबाव के कारण ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह हद से ज्यादा स्तब्ध था और समझ नहीं पा रहा था कि उनके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा था मानो वह एक मेढक हो जो कुएं के तल से सूर्य को देख रहा हो। अभी उससे लगा कि उसके लिए यह स्वीकार न करना असंभव था कि वह ये चेन को जानता था। उसने अन्य प्रतिभाशाली लोगों से बात करते समय पहले ही बहुत कुछ उजागर कर दिया था। उसे अपने बड़बोलेपन पर पछतावा हुआ और लगा कि उसे वहां इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। ओह, यह अच्छा है कि तुम उसे जानते हो। तो ये चेन अभी कहाँ है? गु चांगगे ने ऐसे पूछा जैसे कुछ भी गलत नहीं था और उसके हाव भाव में भी कोई बदलाव नहीं दिखा। मुझे माफ करें सर, लेकिन मैं भाई ये चेन का ठिकाना नहीं बता सकता। जिन यांग ने अपने दांत पीसकर जवाब दिया। उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से गीली हो चुकी थी और उसे आखिरकार अपने सामने यंग लॉर्ड की भयानक ताकत का एहसास हुआ। वह उसकी आभा का सामना भी नहीं कर सका। कोई आश्चर्य नहीं कि ये चेन मध्य राज्य तक भाग गया और खुद को ज्यादा दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर भी यान जिंग अपने भाई ये चेन के ठिकाने का खुलासा नहीं करना चाहता था। उसने पहले ही बहुत कुछ उजागर कर दिया था और अगर वह अपना ठिकाना भी बता देता तो उसे अच्छा नहीं लगता। मूर्ख, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, ये चेन अभी कहाँ है? गु चांगगे के हाव भाव में आखिरकार बदलाव आया। उसकी आंखों में गहरी खाई दिखाई दे रही थी और उसके हाव भाव से एक निर्विवाद राजसी भाव झलक रहा था मानो वह कोई देवता हो। सर, ये चेन मेरा सच्चा भाई है और मैं उसके चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो। जिन यांग ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। वह पूरी तरह से कांप उठा और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उस पर दबाव डालने वाले शक्तिशाली दमन के नीचे घुटने टेकना चाहता था। फिर भी उसका अपना स्वाभिमान था और वह हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह ये चेन का बचाव करेगा। मेरे द्वारा आपसे प्रश्न पूछे जाना आपके लिए सम्मान की बात है। गु चांगगे ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी चींटी को देख रहा हो और बिना किसी खलबली के उसने आगे कहा, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके शरीर से एक भयानक इरादा उमड़ पड़ा और उसने जिन यांग को दबा दिया। कराहते हुए जिन यांग ने खून थूका और अपने घुटनों पर गिर गया। उसका चेहरा बीमार की तरह पीला पड़ गया और वह अपने ऊपर पड़ रहे दबाव का विरोध नहीं कर सका। हे मेरे प्रभु, हमारा पवित्र पुत्र मूर्ख है और उसने आपको क्रोधित किया है। मुझे आशा है कि मेरे प्रभु उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। जिन यांग का छिपा हुआ रक्षक डर गया और तुरंत ही प्रकट हो गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और भयभीत भाव से माफी मांगने लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस हद तक विकसित होंगी। उनका पवित्र पुत्र इतना मंदबुद्धि कैसे हो सकता है? क्या वह उनकी पवित्र भूमि पर कोई आपदा नहीं ला रहा था? स्टार पिकिंग पवेलियन में सन्नाटा छा गया तथा दर्शक स्वर्ग को नाराज करने तथा अपने ऊपर कोई विपत्ति आने के भय से जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। डिंग, आपने स्वर्ग के अनुग्रहित पुत्र के शपथबद्ध भाई को सफलतापूर्वक दबा दिया है और मिशन पूरा कर लिया है। कार्य पूर्णता रेटिंग उत्तम। आपको कार्य को पूर्णता के साथ पूरा करने के लिए 40% बोनस मिला है। आपको 7 सौभाग्य अंक मिले हैं। इस समय गु चांगगे के दिमाग में अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का एक गुच्छा गूंज उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 45 गु चांगगे का असली चेहरा, भगवान भी तुम्हें शरण नहीं देंगे। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C45 गु चांगगे का असली चेहरा, भगवान भी तुम्हें शरण नहीं देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 45 गु चांगगे का असली चेहरा, भगवान भी तुम्हें शरण नहीं देंगे। सिस्टम के संकेत ने गु चांगगे के दिल को संतुष्ट कर दिया। न केवल कार्य सरल था, बल्कि इसने उसे पूरे 7 सौभाग्य अंक भी दिए। वह इसे पिल दाव तकनीक पर खर्च किए गए सौभाग्य अंकों के लिए पुनर्भुगतान के रूप में मान सकता था। इस समय उसके पास लगभग 3000 डेस्टिनी पॉइंट्स थे और यह राशि एक बहुत बड़ी रकम मानी जा सकती है। जहां तक सिस्टम द्वारा पूर्णता रेटिंग तय करने की बात है, गु चांगगे को इस बारे में सोचने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। सिस्टम की अपनी रेटिंग प्रणाली होनी चाहिए। उसने बस वही किया जो उसे सबसे अच्छा लगा। वह सु किंगगे और अन्य लोगों के प्रति सौम्य और देखभाल करने वाला था क्योंकि उसके पास उनके लिए कुछ योजनाएं थी। जहां तक बौद्ध पवित्र भूमि के इस पवित्र पुत्र की बात है, वह कौन था? क्या वह सोचता था कि वह स्वर्ग का कोई कृपापात्र पुत्र है? उसे भड़काने और उसके सामने नाचने की हिम्मत किसने दी? वह एक तुच्छ चींटी थी जिसमें लीग बनने की भी योग्यता नहीं थी। गु चांगगे उसे आसानी से कुचलकर मार सकता था और उसके पास इसे सही ठहराने के लिए एक उपयुक्त कारण भी था। जहां तक ये चेन के ठिकाने का सवाल है,
उसे इसकी भी परवाह नहीं थी। शुरू से लेकर अंत तक वह केवल सिस्टम द्वारा उसके सामने प्रस्तुत किए गए यादृच्छिक कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। स्टार पिकिंग पवेलियन में सन्नाटा छा गया। अपने सामने का दृश्य देखकर सभी के चेहरे पीले पड़ गए और कुछ प्रतिभाशाली लोग भी पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सर, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमारा पवित्र पुत्र मूर्ख था और उसने तुम्हें भ्रम में डाला। बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र जिन यांग और उनके संरक्षक बहुत ही डरे हुए और पीले पड़ गए। वे खुद को जमीन पर घुटने टेकने और माफी मांगने से नहीं रोक पाए। बस इतना ही कि गू चांगगे को अब उनकी कोई परवाह नहीं थी और उसने धीमी आवाज में कहा, बूढ़े मिंग, मेरे प्रभु, ये बूढ़ा गुलाम आपकी आज्ञा पर है। शून्य कांप उठा और काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी सम्मानपूर्ण भाव से कहीं से प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा मिंग था। यद्यपि उसे अपने परिवार के पास लौटने की अनुमति मिल गई थी, फिर भी वह लगातार गू चांगगे का पीछा कर रहा था और उसका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस समय बूढ़े मिंग की अचानक उपस्थिति ने सभी को और भी गहरा झटका दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने इस महान व्यक्ति को देखा, प्राचीन लिन परिवार के पूर्वज, जो लगभग 30,000 साल पहले ऊपरी क्षेत्र में चढ़े थे। उनका सम्मानपूर्ण और आज्ञाकारी रवैया देखकर वे सुनी हुई अफवाहों पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सके। मैं यह नहीं सुनना चाहता कि बौद्ध पवित्र भूमि कल भी अस्तित्व में है। गू चांगगे ने बिना कोई विचार किए मृत्युदंड की सजा सुना दी। समझ गया, ये बूढ़ा गुलाम उन्हें तुरंत गायब कर देगा। बूढ़े मिंग ने उसकी बात मान ली और उसके चारों ओर का शून्य एक बार फिर कांप उठा, क्योंकि वह जिस तेजी से आया था उसी तेजी से उस स्थान से गायब हो गया। हिस, सबके सिर सुन्न हो गए और उन्हें लगा कि मानो उनके दिमाग फट जाएंगे। उनकी पीठ पर एक भयानक ठंडक दौड़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप पवित्र पुत्र जिन यांग की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं और उसने फिर से खून उगल दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कार्यों से उसकी पवित्र भूमि पर ऐसी आपदा आएगी। वह अपने किए पर पश्चाताप करने तथा स्वयं को और अपनी मूर्खता को कोसने से स्वयं को रोक नहीं सका। ऊपरी क्षेत्र का युवा प्रभु सचमुच निर्दयी था। सब खत्म हो गया। जिन यांग के संरक्षक के चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उसकी आंखों में गहरी निराशा भर गई। चुयुआन पवित्र पुत्र, असंख्य फूलों की परी और अन्य लोग पीला पड़ने और कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। वे सभी मध्य राज्य की प्रमुख ताकतों से भी थे, इसलिए वे खुद से सवाल करने से खुद को नहीं रोक पाए, अगर हम होते तो क्या हमारा भी यही हश्र होता? जवाब उनके लिए स्पष्ट था। यंग लॉर्ड की कोमल और मिलनसार मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। वास्तव में वे सभी उसके सामने चींटियों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थे और वह उनके अस्तित्व के बारे में भी परेशान नहीं हो सकता था। उन्होंने एक ही वाक्य से बौद्ध पवित्र भूमि के भाग्य का फैसला कर दिया। उन सभी को ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने खून की नदियां और मांस के पहाड़ बह रहे हों। और यह सब इसलिए क्योंकि उनमें से एक इतना मूर्ख था कि उसने यंग लॉर्ड के खिलाफ खुद को खड़ा कर लिया। यहां तक कि सू किंगगे और लिन क्यूहान को भी अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। यह पहली बार था जब उन्होंने गू चांगगे को ऐसा कुछ करते देखा था। वह वास्तव में अलग और उदासीन था, जैसे कोई भगवान सब कुछ देख रहा हो और केवल मनुष्यों के भाग्य का फैसला कर रहा हो। यह था उसका असली चेहरा। सू किंगगे खुद को खुशकिस्मत मानती थी कि गू चांगगे ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। ये कहा जा सकता है कि वह उसे एक तरफा लाड़ प्यार दे रहा था। अल्पविराम डॉट। बौद्ध धर्म के पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र द्वारा स्टार पिकिंग मंडप में ऊपरी क्षेत्र के युवा भगवान को अपमानित करने का मामला जल्द ही चंद्रमा की ओर मुख किए हुए प्राचीन शहर से मध्य राज्य के सभी हिस्सों में फैल गया। इस खबर ने बड़े पैमाने पर हंगामा मचा दिया और सभी दिशाओं में तूफान आ गया। इस विचार से असंख्य साधक भयभीत और कांप उठे। जल्द ही घटनास्थल पर उपस्थित अन्य प्रतिभाशाली लोगों के मुंह से पूरे घटनाक्रम की जानकारी निकल आए और सभी लोग इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने लगे। न केवल बौद्ध पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र ऊपरी क्षेत्र के युवा भगवान के दुश्मन के साथ शपथपूर्वक भाई बन गया, बल्कि उसने अपने ठिकाने को छिपाने की हिम्मत भी की और अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। यही बात युवा भगवान को क्रोधित कर गई और बौद्ध पवित्र भूमि पर विनाश लेकर आई। अनगिनत साधकों ने आह भरी और महसूस किया कि बौद्ध पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र एक मंदबुद्धि व्यक्ति था। खुद मरने के बजाय वह अपनी पूरी पवित्र भूमि को अपने साथ नरक में खींच लाया था। बेशक कुछ लोगों ने अपने मन में अपनी बर्बादी का जश्न मनाया और कहा कि वे इसके लायक थे। उस मूर्ख को मौत के घाट उतारने को किसने कहा? बौद्ध पवित्र भूमि की मध्य राज्य में 100,000 साल लंबी विरासत थी। उनके पास एक पूर्वज भी था जो झूठे भगवान के दायरे में पहुंच गया था और ऊपरी दायरे में चढ़ गया था, इसलिए उनके पास कई साधना तकनीकें और खजाने थे और उनकी पृष्ठभूमि बहुत गहरी थी। लेकिन एक विशाल ताड़ के पेड़ ने सीधे उसके पूरे इलाके को ढक लिया और उसे धरती से मिटा दिया।
यहाँ तक कि उनके पूर्वज एक जो एकांत में थे, बाहर आने के बाद शक्तिशाली ताड़ के पेड़ के सामने जरा भी प्रतिरोध नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग स्वयं उन्हें नष्ट करने के लिए उतर आया हो। 1. ये पूर्वज एक सामान्य बूढ़ा आदमी है जो संभवतः सम्मानित भगवान या सम्मानित राजा दायरे में है। वह कोई झूठे भगवान दायरे का छिपा हुआ बूढ़ा नहीं है। बिल्कुल प्राचीन लिन परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग की तरह जिसने उन्हें अपने पूर्वज की वापसी के बारे में बताया था। 5000 मील के दायरे में स्थित संरचनाएं और पहाड़ खंडहर में बदल गए। उसी समय ऊपर से एक झूठे देव क्षेत्र की राक्षसी सांस ने दबाव डाला, जिससे असंख्य साधक डरकर छिप गए। ऐसा अन्याय एक दिन तुम्हारे ऊपर स्वर्ग का प्रकोप लाएगा। एक बार ऐसा हो जाए तो भगवान भी तुम्हें शरण नहीं देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंत में बौद्ध पवित्र भगवान की गर्जना के साथ मामला समाप्त हो गया, जो सभी दिशाओं में गूंज उठा। इसके साथ ही एक ही झटके में मध्य प्रदेश की भूमि से बौद्ध पवित्र भूमि हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इस घटना ने मिडिल स्टेट और यहां तक कि बाकी दुनिया में भी सनसनी फैला दी। अगर बौद्धों की पवित्र भूमि, जो एक झूठे भगवान द्वारा छोड़ी गई विरासत है, का भी ऐसा ही अंत हुआ, तो अगर वे हद से आगे बढ़ गए तो उनका क्या होगा? इस विचार ने अनगिनत साधकों को भयभीत कर दिया, उन्हें सिर से पैर तक हिला दिया, और ऊपरी क्षेत्र के युवा भगवान के प्रति उनका डर और भी गहरा हो गया। आखिरकार निचले क्षेत्र में मौजूद हर चीज ऊपरी क्षेत्र के प्राणियों की आंखों के सामने चींटियों के झुंड और उनकी हरकतों से ज्यादा कुछ नहीं थी। वे उनके अस्तित्व को देखने की भी जहमत नहीं उठा सकते थे। ये चेन नामक साधक, जो पूर्वी जंगल से आया था, ने मध्य राज्य में पुनः प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि उसका नाम प्लेग के देवता के रूप में सर्वत्र गूंजने लगा। गु चांगगे को प्रसन्न करने के लिए कुछ साधकों और सेनाओं ने हर जगह ये चेन का पता लगाना शुरू कर दिया, ताकि उसे जीवित पकड़ सके। अल्पविराम डॉट। मध्य राज्य के सेंट्रल हेवनली सिटी का एक दूरस्थ शहर। एक शालीन चेहरे और साधारण शक्ल वाला युवक अपने आसपास लोगों की बातें सुन रहा था। अचानक एक खबर ने उसे अचानक झटका दिया और उसका शरीर वहीं अकड़ गया। भाई जिनयांग, मैं निश्चित रूप से गु चांगगे को मार डालूंगा और आपकी बौद्ध पवित्र भूमि का बदला लूंगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने दांत पीस लिए। उसका शरीर कांप उठा और उसके शरीर से उदासी की आभा फैल गई। मूल रूप से उन्होंने अपने पवित्र पुत्र के साथ अपने रिश्ते के कारण बौद्ध पवित्र भूमि पर जाने की योजना बनाई थी, और इस तथ्य के कारण कि बौद्ध पवित्र भूमि ने उनकी प्रतिभा की सराहना की थी। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि उन्हें इतने कम समय में बौद्ध पवित्र भूमि के पूर्ण विनाश के बारे में खबर मिलेगी। उसने अपने दिल में गहरा गुस्सा और ठंड महसूस की, जिसने उसके पागलपन और नफरत को और बढ़ा दिया। गुरु, जल्दी से मुझे बताओ कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी शक्तिशाली बन सकता हूँ। मुझे गु चांगगे को मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे उसे मारना होगा। ये चेन ने दांत पीसते हुए लाल आंखों से कहा। जिन यांग को उनके सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों और भाइयों में से एक माना जा सकता है। वह एक ईमानदार व्यक्ति था जिसने किसी और की तुलना में उसके साथ बेहतर व्यवहार किया। लेकिन अंत में उसे फंसाया गया, और यहाँ तक कि बौद्ध पवित्र भूमि जिसने उसे पाला पोसा, उसके साथ उसके रिश्ते के कारण एक आपदा का सामना करना पड़ा। और इस सब का कारण कोई और नहीं बल्कि गु चांगगे ही था। वह गु चांगगे के लाखों टुकड़े करना चाहता था। वह उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, और तभी वह अपनी नफरत निकाल पाएगा। छोटा चेन। यान जी असहाय होकर रिंग के अंदर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाए। यह मामला उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां वह कभी नहीं चाहती थी। उसने ये चेन को गु चांगगे के प्रति अपनी नफरत और पूर्वाग्रह छोड़ने के लिए मनाने की अपनी योजना भी छोड़ दी। ये चेन पहले से ही एक पागल जानवर था, और उसकी सारी बातें अनसुनी हो जाती थीं। जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। इससे यान जी मुश्किल स्थिति में आ गई, क्योंकि गु चांगगे के बारे में उनकी अच्छी धारणा थी। फिर भी वह ये चेन को नजरअंदाज नहीं कर सकी। यान जी ने आह भरी और ये चेन से कहा, आपको जो टुकड़ा मिला है, उसके अनुसार पहले स्वर्गीय युग का प्राचीन गुप्त क्षेत्र जल्द ही खुल जाएगा। न केवल अंदर एक प्राचीन हथियार सील है, बल्कि इसमें हथियार के मालिक की विरासत भी है। मैं निश्चित रूप से विरासत प्राप्त करूंगा और गु चांगगे को मार डालूंगा। ये चेन का दुख गायब हो गया, और वह जल्द ही शांत हो गया। वह अपनी मुट्ठी बंद करने और संकल्प में अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 46। अपने विक्रेताओं को उनके पैसे गिनने में मदद करना। लिन तियान पुनर्जीवित होता है। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C46। अपने विक्रेताओं को उनके पैसे गिनने में मदद करना। लिन तियान पुनर्जीवित। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 46। अपने विक्रेताओं को उनके पैसे गिनने में मदद करना। लिन तियान पुनर्जीवित होता है।
गु चांगगे को बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि के विनाश से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए उन्हें नष्ट करना चींटी पर पैर रखने से अलग नहीं था। बूढ़ा मिंग ऊपरी क्षेत्र में भगवान राजा क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। भले ही वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और झूठे भगवान क्षेत्र में निचले क्षेत्र के कानूनों द्वारा सीमित था, फिर भी उसके लिए अपने हाथ की एक चाल से बौद्ध पवित्र भूमि जैसी जगह को खत्म करना आसान था। और क्या, पिछले कुछ सहस्राब्दियों में मध्य राज्य में झूठे भगवान के दायरे में कोई भी नहीं आया था। केवल सम्मानित भगवान के दायरे में रहने वाले लोग पवित्र भूमि और राजवंशों के संरक्षक या सर्वोच्च बुजुर्ग बन सकते थे, और सम्मानित राजा कहीं भी दिखाई नहीं देते थे। गु चांगगे ने अनुमान लगाया कि केवल उन निश्चित क्षेत्रों और प्राचीन पवित्र पर्वतों की गहराई में ही मिथ्या देव क्षेत्र के साधक छिपे हो सकते हैं। बूढ़े मिंग की ताकत इतनी थी कि वह मध्य राज्य में जो चाहे कर सकता था। बेशक गु चांगगे इतना स्वतंत्र नहीं था कि वह किसी के साथ भी उलझ जाए। जब तक कोई उसे उकसाए नहीं, तब तक वह हिलने डुलने की जहमत नहीं उठाता था। जैसे ही वे स्टार पिकिंग पवेलियन से बाहर निकले, लिन क्यूहान उससे कुछ हद तक डरी हुई दिखी और अब पहले की तरह सहज व्यवहार नहीं कर रही थी। गु चांगगे के असली चेहरे ने उसे डरा दिया। वह उदासीन और अलग थलग था, कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ शब्दों के साथ एक प्राचीन पवित्र भूमि के जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकता था। उसका ये रूप उसके पहले के सुरुचिपूर्ण और सौम्य रूप से बिल्कुल अलग था। इसने लिन क्यूहान को थोड़ा भ्रमित किया और उसने सोचा कि उसे उसके बारे में क्या पसंद है। क्या यह उनकी सौम्यता थी या उनकी वाक्पटु वाणी और गहन ज्ञान? डर गया क्या? गु चांगगे स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसकी अशांत भावनाओं से कैसे निपटना है। उसकी पिछली कोमलता लौट आई, उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उसने प्यार से लिन क्यूहान के सिर को सहलाया। इस सरल कदम का लिन क्यूहान पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसका दिल सीने में उछल पड़ा और भी ज्यादा की चाहत रखने लगा। युवा लॉर्ड गु, जो दूसरों से अलग और उदासीन था, उसके साथ इतनी देखभाल और सौम्यता से पेश आया। वह एक बार फिर हल्का महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। थोड़ा सा, लिन क्यूहान ने ईमानदारी से जवाब दिया। युवा प्रभु, तुमने मुझे भी डरा दिया। सु किंगगे खुद को रोक नहीं पाए और इस पल बोल पड़ी। उसे लगा कि गु चांगगे ने उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह एक तेज दिमाग वाली थी, लेकिन वह एक महिला भी थी, इसलिए जब उसने गु चांगगे को दूसरी महिलाओं के साथ इतने प्यार से पेश आते देखा, तो वह अपने दिल में कड़वाहट और पीड़ा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। बेशक वह अच्छी तरह जानती थी कि यह सब गु चांगगे का नाटक मात्र था। गु चांगगे ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भी डर गई थी? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं डर जाऊं तो कोई बात नहीं। क्या ये स्पष्ट भेदभाव नहीं है? सु किंगगे ने अपनी आंखें घुमाई और चुपचाप अपने दिल की भड़ास निकाली। यह एक विस्तृत रिकॉर्ड है जिसमें प्राथमिक स्तर की पिल दाव तकनीक शामिल है, इसे मेरी माफी के तौर पर लें। उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु चांगगे ने सिस्टम से ली गई पिल दाव तकनीक निकाली और उसे लिन क्यूहान को सौंप दिया। किसी भी तरह उसे जल्द या बाद में उसे सौंपने का कोई कारण खोजना ही था। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसे उसने सिस्टम की दुकान से 100 डेस्टिनी पॉइंट्स के बदले में बदला था। गु चांगगे ने इसे लापरवाही से पलटा और देखा कि इसमें कई मूल्यवान प्राथमिक स्तर की गोली की रेसिपी दर्ज है। उन्होंने अनुमान लगाया कि ऊपरी क्षेत्र में कीमिया विरासत में भी इतनी विस्तृत तकनीक नहीं थी जितनी उनके हाथ में थी। सिस्टम द्वारा उत्पादित उत्पाद निश्चित रूप से उच्चतम गुणवत्ता वाले थे और वह इससे कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। धन्यवाद, युवा प्रभु। लिन क्यूहान ने आश्चर्य से उसे धन्यवाद दिया। सोचिए कि यंग लॉर्ड गु उसे वास्तव में ऐसा कुछ देगा। उसने कैसे बताया कि उसे कीमिया में दिलचस्पी थी? लिन क्यूहान का दिल धड़क उठा जब उसने इस बारे में सोचा। उसके पिता ने हमेशा उसे अपने साधना आधार को मजबूत करने और अपने दायरे को बेहतर बनाने के लिए पूरे दिल से साधना करने के लिए मजबूर किया था। उसे कभी भी किसी अन्य पहलू में हाथ डालने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वह कीमिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, भले ही उसे इसमें बहुत रुचि थी। जब तक तुम्हें ये पसंद है, गु चांगगे ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन क्यूहान वाकई एक साधारण महिला थी। ये बहुत अच्छी बात है कि वह उससे पहले मिली। अगर किसी और ने उससे पहले उसे खोजा होता, तो उसे लगता कि वह उन्हें उसे बेचकर मिले पैसे गिनने में मदद करेगी। बेशक वह लिन क्यूहान के एक कीमियागर के रूप में विकास की भी आशा कर रहा था ताकि वह भविष्य में उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके। अल्पविराम डॉट 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। गु चांगगे के साथ अपने संबंधों के कारण प्राचीन लिन परिवार पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त हो गया था। दुनिया भर से प्रमुख ताकतें उनसे मिलने आई थीं और उनके साथ सकारात्मक संबंध विकसित करना चाहती थीं। बौद्ध पवित्र भूमि के विनाश ने मध्य राज्य की सभी ताकतों को एक कड़ा संकेत दिया और हर कोई ये देख सकता था कि अब समय आ गया है कि प्राचीन लिन परिवार सर्वोच्च प्रमुखता तक पहुंचे।
प्राचीन लिन परिवार में हर कोई अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ चलता और बात करता था। चाहे वे कहीं भी जाएं, उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाता था, जब तक कि वे प्राचीन लिन परिवार के वंशज और शिष्य के रूप में अपनी पहचान प्रकट करते। हालांकि प्राचीन लिन परिवार पहले से ही एक शक्तिशाली शक्ति था, लेकिन अब कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। बेशक प्राचीन लिन परिवार के सभी लोग गु चांगगे के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। वे जानते थे कि उन्हें वर्तमान गौरव किसने दिया है। इसके अलावा गु चांगगे से संकेत मिलने के बाद लिन क्यूहान ने लिन तियान की लाश पर नजर रखने के लिए लोगों को नियुक्त करना सुनिश्चित किया। क्या वह सचमुच अपनी मौत का नाटक कर रहा था? उसे इस बात पर भी संदेह था, और 3 दिनों के दौरान उसे एहसास हुआ कि लिन तियान की लाश के साथ वास्तव में कुछ अजीब था। हालांकि 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके शरीर में सड़न के कोई लक्षण नहीं दिखे। यह अजीब था, यहां तक कि आत्मा सागर क्षेत्र के साधक का शरीर भी मृत्यु के 3 दिन बाद अकड़ जाना चाहिए और सड़ना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन लिन तियान की लाश के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी को यह जानना था कि लिन तियान एक बेकार का टुकड़ा था जो अभी तक आत्मा सागर क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था। इस खोज ने लिन क्यूहान को चौंका दिया और वह गु चांगगे की बातों पर विश्वास करने लगी। लिन तियान मरा नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक किया और सभी को धोखा देने की कोशिश की। इस तथ्य से लिन क्यूहान क्रोधित हो गई और उसका दिल ठंडा हो गया। न केवल उसके भाई के शरीर पर किसी कमीने ने कब्जा कर लिया, बल्कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसने उनके प्राचीन लिन परिवार को भी लगभग बर्बाद कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह उस राक्षस को धूल में मिलाने के लिए बेताब थी जिसने उसके भाई के शरीर पर कब्जा कर लिया था। वह उसे अपनी तलवार से लाखों टुकड़ों में काट डालना चाहती थी। अल्पविराम डॉट। एक मंद रोशनी असहनीय बदबू से भरी एक नम तहखाने को रोशन कर रही थी। एक बर्फीली लाश जो किसी कारण से अचानक बूढ़ा हो गया था, जमीन पर पड़ी थी। अचानक लाश ने अपनी आंखें खोली और उसमें से एक रोशनी चमक उठी। ऐसा लगता है कि मैं इस विपत्ति से बच निकला हूं। लाश सीधी होकर बैठ गई और अपने आसपास की चीजों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। बेशक वह कोई और नहीं बल्कि लिन तियान था, जो महत्वपूर्ण क्षण में निलंबित एनिमेशन के माध्यम से अपनी मौत से बच गया था। वह अपने निर्णायक निर्णय के कारण हृदय से स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसके बाद उसने अपने आसपास का माहौल देखा और पाया कि वह एक तहखाने में था। बाहर कोई पहरा नहीं दे रहा था। एक समय की बात है, वह एक शक्तिशाली देव राजा था जो सभी से ऊपर था और किसी से भी नीचे नहीं था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे अपने जीवन को बचाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना होगा। वह अपने आप पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका, उसकी आवाज में उपहास का भाव था। फिर भी वह बच गया था। जब तक वह दूसरों से छिप सकता था, उसे मरना नहीं पड़ता। नहीं, स्वर्ग नहीं चाहता था कि वह मर जाए। सौभाग्य से मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने मुझे दफनाया भी नहीं। कितना अफसोस की बात है, लेकिन यह इतना भी बुरा नहीं है। जब समय आएगा तो मैं कुछ भी याद न रखने का नाटक करूंगा, और यह सबको धोखा देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मेरे पिछले जीवन के अनुभव के साथ यह मेरे लिए इतना कठिन नहीं होगा। जहां तक गु उपनाम वाले कमीने की बात है, तुम बस इंतजार करो, ये राजा तुम्हें देर सबेर जरूर पैसे देगा। लिन तियान का चेहरा काला पड़ गया जब उसे गु चांगगे का चेहरा याद आया। अभी सस्पेंडेड एनिमेशन की गुप्त तकनीक जो उसने पहले इस्तेमाल की थी, पूरी ताकत से काम कर रही थी और उसके कटे हुए दिल की नस को ठीक कर रही थी। उसके शरीर में फिर से खून का प्रवाह शुरू हो गया और उसकी ठंडी लाश में जान लौट आए। यदि इस समय कोई उसके बगल में खड़ा होता तो वह चौंक जाता और कहता कि यह तो असंभव है। एक मृत व्यक्ति कैसे पुनर्जीवित होकर पुनः जीवन प्राप्त कर सकता है? यह अविश्वसनीय था, एक चमत्कार। फिर भी लिन तियान की जवानी वापस नहीं आई। चाहे तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए उसकी खोई हुई उम्र की भरपाई करना असंभव होगा। उसी समय पूरी घटना ने लिन तियान को उलझन में डाल दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि गु चांगगे ने अपने शरीर पर क्या रखा है। उसने जिन राक्षसों को बुलाया था, वे उससे मिलते समय इतना आतंक क्यों दिखा रहे थे? यह ऐसी बात थी जिसका सामना उसने अपने पिछले जीवन के हजारों वर्षों में कभी नहीं किया था। हटो! लाश हिल गई। ठीक इसी समय कालकोठरी के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। प्राचीन लिन परिवार का शिष्य, जिसे लिन तियान की लाश की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया था, अंदर गया और उसने लिन तियान को सीधा बैठा हुआ देखा। यह देखकर वह इतना डर गया कि लगभग उसकी पैंट गीली हो गई। खेती के क्षेत्र डिस्कॉर्ड सर्वर में SKYTH की बदौलत मैं स्पिरिट ओशन और स्पिरिट सी की गलती देख पाया। ऐसा लगता है कि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। इसे पहले के अध्यायों में ठीक कर दिया जाएगा और भविष्य में इसे स्पिरिट सी दायरे के रूप में माना जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 47 स्वर्ग के प्रथम प्रिय पुत्र की हत्या, एक देव राजा की बची हुई आत्मा का स्वाद। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C47 स्वर्ग के प्रथम प्रिय पुत्र की हत्या, एक देव राजा की बची हुई आत्मा का स्वाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 47 स्वर्ग के प्रथम प्रिय पुत्र की हत्या, एक देव राजा की बची हुई आत्मा का स्वाद। लिन क्यूहान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई जब उसे लिन तियान के पुनरुत्थान के बारे में पता चला। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपनी मौत का नाटक कर रहा था, जैसा कि यंग लॉर्ड गू ने कहा था। उसने अपने लोगों से कहा कि वे लिन तियान पर कड़ी नजर रखें और जितनी जल्दी हो सके उसके बारे में सब कुछ बता दें। उसी समय उसका दिल ठंडा हो गया और वह गू चांगगे को खोजने गई और उसे सब कुछ बता दिया। चूंकि लिन तियान पुनर्जीवित हो गया है तो हमें जाकर देखना चाहिए कि उसके शरीर पर कौन कब्जा कर रहा है। गू चांगगे ने कुछ देर सोचा और लिन क्यूहान से कहा, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इस मामले में दिलचस्पी न ले। आखिरकार उसने लिन तियान को वापस जीवित होते देखने के लिए पूरे 3 दिन इंतजार किया था। उसके सामने एक शानदार शो होने वाला था, तो गू चांगगे इसे कैसे मिस कर सकता था। आज के अंत तक लिन तियान का लीक के रूप में भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। क्या वह कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था जिसका पुनर्जन्म हुआ था? जब वह इतना शक्तिशाली था तो उसे एक कूड़े के शरीर को क्यों संभालना पड़ा? क्या वह एक सामान्य व्यक्ति का शरीर संभालते हुए संतुष्ट नहीं था? जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, युवा स्वामी। लिन क्यूहान सहमत हुए। जल्द ही लिन क्यूहान और गू चांगगे कालकोठरी में पहुंच गए। उस जगह की रखवाली के लिए जिम्मेदार लिन परिवार का शिष्य कांपते हुए इधर उधर देख रहा था। जो कुछ भी हो रहा था उससे वह स्पष्ट रूप से भयभीत था। मैं यंग मिस को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। मैं यंग लॉर्ड को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। उन दोनों को सलाम करने के बाद वह पीछे देखने की हिम्मत किए बिना उस अंधेरे स्थान से तेजी से भाग गया। इस बारे में किसी और से बात मत करो, लिन क्यूहान ने शिष्य को आदेश दिया जो पूरी गति से भाग रहा था। मृत्यु और मृतकों का वापस जीवन में आना बहुत ही अजीब बात थी और इसे सरल शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था, इसलिए वह बहुत अधिक अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। जब लिन तियान ने लिन क्यूहान और गू चांगगे को कालकोठरी में आते देखा तो उसके दिल में बेचैनी सी होने लगी। फिर भी उसने हैरान भाव बनाए रखा और उलझन में इधर उधर देखा। यह वह तरीका था जिससे उसने लिन क्यूहान को धोखा देने की योजना बनाई थी। अपने पूर्ववर्ती की यादों के साथ वह आसानी से अपनी इस सरल और दयालु बहन को धोखा दे सकता था जब तक कि वह कोई दोष नहीं दिखाता। जहां तक गू चांगगे का सवाल है, वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि उसके साथ कैसे निपटा जाए। गू उपनाम वाला ये कमीना बहुत ही बेहिसाब था। अगर वह उसे धोखा देना चाहता था तो उसे थोड़ा और प्रयास करना होगा। कौन जानता है, अगर उसने ज्यादा अभिनय किया तो वह उसे पहचान भी सकता है। शक्तिशाली देव राजा लिन तियान, जिसने अपने जीवन में सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था, वह इस समय अपने दिल में बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। बहन, मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे याद है कि मैं अकादमी में था, मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारे बगल में यह व्यक्ति कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अपनी योजना पर विचार करने के बाद लिन तियान ने अपना मुंह खोला और अपने स्वर और चेहरे पर उचित मात्रा में भ्रम के साथ पूछा, हो, तो तुम ये दिखावा करने जा रहे हो कि तुम्हारे पास कोई यादें नहीं है? गू चांगगे ने उसके अभिनय को देखकर मन ही मन हंसा, लेकिन उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। वह चुप रहा। उसके जैसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा खुद ऐसा करने के बजाय ये बेहतर होगा कि लिन क्यूहान अपने हाथों से लिन तियान के भेस को फाड़ दे। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो असली लिन तियान लिन क्यूहान के बारे में चिंतित और जुनूनी रही होगी। यदि उसे लिन क्यूहान का क्रोध और घृणा प्राप्त हुई तो मूल लिन तियान की इच्छा शांत नहीं बैठ पाएगी। आखिरकार किसी को अपने शरीर को वास्तव में जब्त करने के लिए पूर्ववर्ती के जुनून को हल करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक जुनून जिसका समाधान नहीं किया जा सकता, स्वाभाविक रूप से एक कांटा बन जाएगा और शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले के खिलाफ लड़ाई करेगा। हे, इसके साथ ही लिन तियान एक मृत पर पहुंच गया था क्योंकि वह कभी भी इस जुनून को हल करने में सक्षम नहीं होगा। उसके पास मौजूद आखिरी 200 फॉर्चून वैल्यू पॉइंट्स के लिए गू चांगगे बिना किसी बाधा के उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होगा। और क्या वह स्वर्ग के प्रिय पुत्र को मारने का अपना मिशन भी पूरा कर सकता है? आखिरकार अगर आपने स्वर्ग के किसी इष्ट पुत्र को उसके भाग्य मूल्य को पूरी तरह से खत्म करने के बाद मार दिया तो सिस्टम आपको एक अतिरिक्त स्वर्गीय पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा। गू चांगगे को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि उसे क्या मिलेगा। जहां तक भाई बहनों द्वारा एक दूसरे की निर्मम हत्या करने की बात है, गू चांगगे का मानना था कि ऐसा कुछ कभी नहीं होगा जब तक कि पिछले लिन तियान का जुनून खत्म नहीं हो जाता। वर्तमान लिन तियान लिन क्यूहान को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका।
तुम अभी भी नाटक क्यों कर रहे हो? लिन क्यूहान का दुखी दिल ठंडी घृणा से भर गया जब उसने उस बूढ़े चेहरे को देखा जो उसके भाई जैसा दिखता था। बहन, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी कोई भी बात क्यों नहीं समझ पाता? लिन तियान उसकी बातों से स्तब्ध रह गया और एक हैरान करने वाला भाव दिखाया जैसे कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। कुछ डर के साथ उसने अपने चारों ओर देखा और फिर से पूछा, बहन, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझे कालकोठरी में क्यों बंद कर दिया गया है? लिन क्यूहान की अभिव्यक्ति बर्फ की टोपी की तरह जम गई थी और उसने एक भी शब्द नहीं बोला। अगर उसे यंग लॉर्ड गू की याद नहीं मिली होती तो वह शायद वर्तमान लिन तियान द्वारा धोखा खा जाती। वह सच में यह मान लेती कि उसे नहीं पता कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था। जो लोग किसी और के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं वे आसानी से उनकी यादों को निगल सकते हैं। उनके लिए ये दिखावा करना आसान था कि वे अपनी याददाश्त खो चुके हैं। बहन, मैं वास्तव में तुम्हारा छोटा भाई हूं, लिन तियान। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें वह समय याद है जब तुम 6 साल की थी और पिताजी ने तुम्हें डांटा था तो तुम अपनी शिकायतें करने मेरे पास आई थी? लिन तियान ने जो भी कहा और उसने कितनी भी कोशिश की, लिन क्यूहान के हाव भाव में उसके पक्ष में कोई बदलाव नहीं दिखा। इसके बजाय उसके हर शब्द के साथ उसका चेहरा और भी ठंडा होता गया। अगर उसने अपना मुंह बंद रखा होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब जब उसने वे सभी शब्द कहे तो लिन क्यूहान के दिल में उदासी बढ़ गई और उसे बीते दिन याद आ गए। इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लिन तियान को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जब उसने गू चांगगे के चंचल भाव को देखा तो उसका दिल और भी डूब गया। वह किसी भी तरह से उन दोनों को धोखा नहीं दे सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक आपदा से बचकर दूसरी आपदा में फंस गया हो? क्या वह आज और यहीं मरने वाला था? उसका हृदय ऐसी नियति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और तो और, उसने ये भी महसूस किया कि मूल लिन तियान का जुनून उसके प्रति गहरी नाराजगी पैदा कर रहा था, क्योंकि वह उसे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसकी बची हुई आत्मा उसके पूर्ववर्ती के बचे हुए जुनून के साथ उलझ रही थी। चुप रहो। लिन क्यूहान आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सकी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह ठंडे स्वर में गुर्राई, तुम एक शापित जानवर हो। बहन, लिन तियान की अभिव्यक्ति एक पल के लिए ढीली पड़ गई और वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन खुद से बुदबुदाया, क्यों? मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अभी वह ये भी नहीं बता सकता था कि वह स्वर्गवध करने वाला देव राजा है या लिन तियान नामक बेकार प्राणी। उसकी बची हुई आत्मा और पूर्ववर्ती का जुनून अविभाज्य होते जा रहे थे। डिंग, लिन तियान को अपने पूर्ववर्ती के जुनून से एक प्रतिक्रिया मिली है और उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। उसने 2 सौभाग्य मूल्य अंक खो दिए हैं। आपको 1000 भाग्य अंक मिले हैं। याद रखें, स्वर्ग के प्रिय पुत्र का भाग्य मूल्य समाप्त हो गया है। उसे अभी मारने पर आपको अतिरिक्त स्वर्गीय पुरस्कार मिलेंगे। सिस्टम का संकेत गू चांगगे के दिमाग में इस समय गूंज रहा था, उसे बता रहा था कि उसके पुरस्कार प्राप्त करने का समय आ गया है। उसने एक सौम्य और आरामदायक भाव बनाया और लिन क्यूहान से धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए खलनायक बनने दो। अभी के लिए तुम्हें बाहर जाना चाहिए। लिन क्यूहान का दिल द्रवित हो गया और वह लाल आंखों के साथ बाहर चली गई। हालांकि वह अपने सामने खड़े उस कमीने को दिल से मार डालना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसका चेहरा उसके भाई के चेहरे जैसा ही था। लिन क्यूहान के चले जाने के बाद गू चांगगे ने अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके लिन तियान के पास जाकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने उन्हें तुम्हारा दाह संस्कार या दफन क्यों नहीं करने दिया? तुम्हें पता था कि मैं अपनी मौत का नाटक कर रहा था। गू, तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लिन तियान खुद को रोक नहीं सका और उसकी ओर दहाड़ने लगा। अभी वह एक जंगली जानवर की तरह था जो उसकी नजर जिस पर भी पड़ती उस पर झपटने के लिए तैयार था। मैं ये क्यों कर रहा हूं? अब मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं? क्या ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते थे? गू चांगगे ने उससे पूछा और उसी समय उसकी आंखें काली पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुतलियों में से करोड़ों काली बिजलियां चमक रही हो। अपनी पुतलियों को शैतान की तरह देखते हुए उसने लिन तियान को देखा। तुम कौन हो? तुम ऐसा तरीका क्यों अपना सकते हो? लिन तियान गू चांगगे की आंखों से डर गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंधेरे गर्त में गिर रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक भंवर उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। गू उपनाम वाले इस व्यक्ति का स्वभाव अतुलनीय रूप से राक्षसी था और ऐसा लगता था कि वह करोड़ों राक्षसों से घिरा हुआ है जो दुनिया में अराजकता फैलाने के लिए तैयार थे।
वह एक शक्तिशाली देव राजा अपने जीवन में पहले कभी ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था। लिन क्यूहान का उस पर भरोसा करना बहुत खतरनाक था। लिन तियान को फिर से दर्द का एहसास हुआ जब इस सच्चाई ने उसे झकझोर दिया। उसे इस एहसास से नफरत थी। एक मृत व्यक्ति को इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। गु चांगगे ने उदासीनता से लिन तियान को देखा और अपना हाथ उसकी भौहों के बीच रख दिया। ये कैसा जादू है, आह! लिन तियान इतना भयभीत था कि वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। गु चांगगे की हथेली सीधे उसकी चेतना के सागर तक पहुंच गई और उसके अंदर एक जेट ब्लैक चमक खिल गई, जैसे कि आपदा का मार्ग हो। गुंजन। अगले ही पल अंधेरा चमक उठा और एक भयानक शक्ति ने उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लिया, जैसे कि कोई बोतल पानी को अंदर खींच रही हो। उसकी बची हुई आत्मा एक पल में गायब हो गई और लिन तियान का शरीर एक बार फिर बेजान हो गया। ये व्यक्ति अपने पिछले जन्म में एक देव राजा निकला। इसकी आत्मा का स्वाद बुरा नहीं है। गु चांगगे खुशी से अपनी आंखें बंद करके प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। खेती के क्षेत्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 48। प्रथम हत्या पुरस्कार संदूक नियत स्वर्गीय खलनायक का प्रभामंडल। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C48 प्रथम हत्या पुरस्कार संदूक नियत स्वर्गीय खलनायक का प्रभामंडल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 48। प्रथम हत्या पुरस्कार संदूक नियत स्वर्गीय खलनायक का प्रभामंडल। गु चांगगे को अपनी अमर भक्षण करने वाली दानव कला से शक्तिशाली देव राजा की बची हुई आत्मा को निगलने में कोई संकोच नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके साथ आने वाली परिपूर्णता की भावना का आनंद लिया। उसी समय उन्होंने तथाकथित स्वर्ग संहारक देव राजा की स्मृतियों पर नजर डाली। एक शक्तिशाली व्यक्ति के शस्त्रागार में सबसे बड़ा हथियार, जब वे लिन तियान जैसे बेकार व्यक्ति के शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं, तो उनके पिछले जीवन का अनुभव और ज्ञान, साधना क्षेत्रों की उनकी गहरी समझ और विशाल युद्ध का अनुभव होता है। आखिर इसके अलावा वे और किस पर भरोसा कर सकते थे? लेकिन अब ये सब गु चांगगे का था। अमर भक्षण करने वाली दानव कला न केवल दूसरे पक्ष की उत्पत्ति को खा सकती थी, बल्कि यह उनके बारे में सब कुछ भी खा सकती थी। लिन क्यूहान को वहां से चले जाने के लिए कहने का मुख्य कारण ये था कि वह इस तकनीक को किसी और के सामने उजागर नहीं करना चाहता था। ऊपरी क्षेत्र में किसी और की आत्मा की खोज करने के कई तरीके थे, इसलिए अगर उसके अलावा कोई और उसका रहस्य जान लेता तो उसे सहजता महसूस नहीं होती। एक देव राजा की बची हुई आत्मा को निगलकर अपनी आदि आत्मा को मजबूत करने का आनंद वास्तव में अतुलनीय है। दुनिया निश्चित रूप से अमर भक्षक दानव कला के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर यह उजागर हो गया कि मेरे पास ये कला है, तो स्वर्ग भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। गु चांगगे की आदिम आत्मा की शक्ति तीव्र गति से बढ़ी और शीघ्र ही उसने एक सम्मानित राजा की आदिम आत्मा की शक्ति को भी पार कर लिया। गु चांगगे अपनी ताकत में वृद्धि के साथ आने वाले आराम पर खुशी से झूम उठे। उसी समय उनके दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट्स की एक झड़ी लग गई। डिंग! आपने अपने पहले स्वर्ग के पसंदीदा बेटे को मार दिया है और इस प्रक्रिया में उनके सभी फॉर्चून वैल्यू को साफ करके अतिरिक्त स्वर्गीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पुरस्कार की गणना प्रगति पर है। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपको एक स्वर्गीय दाव पुरस्कार संदूक, सौभाग्य मूल्य अंक और 5 सौभाग्य अंक मिले हैं। डिंग! चूंकि यह आपकी पहली हत्या थी, इसलिए आपको प्रथम हत्या पुरस्कार चेस्ट भी मिला है। डिंग! आपने भाग्य मूल्य को भाग्य बिंदुओं के लिए विनिमय करने की क्षमता अनलॉक कर ली है। अब आप अपने भाग्य मूल्य को 1 से 10 के अनुपात में भाग्य बिंदुओं के लिए विनिमय कर सकते हैं। 1 भाग्य मूल्य इक्वल्स 10 भाग्य अंक। गु चांगगे की दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब उसने सभी संकेत सुने। स्वर्गीय दाव पुरस्कार संदूक के अलावा उसे एक प्रथम हत्या पुरस्कार संदूक भी मिला। और क्या, अब वह फॉर्चून वैल्यू को डेस्टिनी पॉइंट्स में बदल सकता था। इससे उसके हाथ में एक और तुरुप का पत्ता आ गया। क्या कहावत नहीं है, अपनी किस्मत का त्याग करो और स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। वह एक खलनायक था, इसलिए यदि भविष्य में उसे किसी अपरिहार्य संकट का सामना करना पड़ा, तो वह अपने भाग्य मूल्य को भाग्य अंकों के साथ बदलकर उससे बाहर निकल सकता था। बेशक गु चांगगे इस सुविधा का उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। आखिरकार वह बहुत ज्यादा फॉर्चून वैल्यू होने के महत्व को समझते थे। फॉर्चून वैल्यू के बिना वह स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों के साथ आसानी से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। पहले मारने का इनाम वाला बक्सा खोलो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु चांगगे ने आदेश दिया। वह देखना चाहता था कि उसे क्या मिल सकता है। आखिरकार ये लॉटरी या गचा गेम से अलग कुछ नहीं था, जिसे वह अपने पिछले जीवन से जानता था। वह रहस्यमयी खजाने को खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ एक सुनहरा संदूक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और फिर एक धमाके के साथ फट गया।
डिंग, बधाई हो होस्ट, बहुत बढ़िया किस्मत पाने के लिए। आपको मिला है फॉर्चून प्लंडरिंग कार्ड X3 वर्ल्ड सीड का 1/3 टुकड़ा X1 सिस्टम का रिवॉर्ड कैलकुलेशन गुणन कार्ड X1। सिस्टम की ठंडी यांत्रिक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। भाग्य लूटने वाला कार्ड। फॉर्चून प्लंडरिंग कार्ड का विवरण पढ़ते समय गू चांगगे के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। फॉर्चून प्लंडरिंग कार्ड का उपयोग स्वर्ग के इष्ट पुत्र को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है। स्वर्ग के इष्ट पुत्र की स्थिति के आधार पर इसमें विफलता की एक छोटी संभावना थी, लेकिन अगर यह सफल हो जाता है तो स्वर्ग के इष्ट पुत्र के सभी फॉर्चून मूल्य एक ही झटके में साफ हो जाएंगे। न केवल उसका ऋण माफ किया जाएगा, बल्कि उसे एक निश्चित राशि भी प्रदान की जाएगी। यदि यह असफल हो गया तो ठीक है, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और एक फॉर्चून लूट कार्ड खो दिया। जहां तक इस सिस्टम के पुरस्कार गणना गुणन कार्ड की बात है, अगर इसका उपयोग तब किया जाता है जब सिस्टम पुरस्कारों की गणना कर रहा होता है, तो पुरस्कार को यादृच्छिक रूप से एक मूल्य से गुणा किया जाएगा जो 0.1 हानि 2 से लेकर 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना या यहां तक कि 100 गुना अधिक हो सकता है। 2. उपरोक्त पैराग्राफ में नुकसान मूल पाठ में नहीं था। मैंने इसे ये सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा कि आप समझे कि अगर सिस्टम उसके पुरस्कारों को 1 से कम किसी भी मूल्य से गुणा करता है तो यह नुकसान होगा, क्योंकि 100 गुना 0.110 है। गू चांगगे ने उसे मिले दूसरे इनाम की कार्यक्षमता की जांच की और अपनी जीभ चिटकाए। ये भी कुछ ऐसा था जो भाग्य पर निर्भर करता था, लेकिन पिछले 2/3 के अपने अनुभव को देखते हुए सिस्टम के दृष्टिकोण से उसका भाग्य इतना बुरा नहीं था। 3. नौसिखिया उपहार पैक जोड़ पहला मार इनाम छाती। उसने ये चेन के साथ खेलते समय दूसरे कार्ड का उपयोग करने की योजना बनाई थी। जहां तक फॉर्चून प्लंडरिंग कार्ड की बात है तो ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा इनाम था। आखिरकार उसे स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों को दबाने में प्रयास करना पड़ता है, और जब भी वह उनके फॉर्चून वैल्यू को निचोड़ना चाहता है तो उन्हें लगातार झटके देता है, लेकिन इस फॉर्चून प्लंडरिंग कार्ड के साथ वह खुद को उस सारी परेशानी से बचा पाएगा। बेशक इसकी संभावना थी कि यह सफल हो जाए। गू चांगगे सिस्टम की दुकान पर गए और फॉर्चून प्लंडरिंग कार्ड के मूल्य पर एक नजर डाली और पाया कि यह 10,000 डेस्टिनी पॉइंट्स के लिए बिक्री के लिए था। पवित्र फ्रिक, इसका मतलब यह था कि यदि वह बराबरी करना चाहता था तो उसे कम से कम 2000 फॉर्चून वैल्यू वाले स्वर्ग के एक पसंदीदा बच्चे से मिलना होगा। हालांकि यह बहुत अवास्तविक नहीं था। गू चांगगे ने अनुमान लगाया कि भविष्य में स्वर्ग के जिन पसंदीदा बच्चों से वह मिलेगा उन्हें थोड़ी मात्रा में फॉर्चून वैल्यू का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नीला निचला क्षेत्र जहां वह अभी था, बस बहुत कमजोर था। ब्रह्मांड में असंख्य निचले क्षेत्रों में से ये 1000 छोटे निचले क्षेत्रों में से एक छोटा सा क्षेत्र था। यहां तक कि झूठे ईश्वर क्षेत्र भी शून्य की बाधा को तोड़कर ऊपरी क्षेत्र में चढ़ सकते थे। बड़े निचले क्षेत्र जैसे कि 1000 मध्य निचले क्षेत्र की सीमा अधिक ऊंची थी। उदाहरण के लिए वह दुनिया जहां से स्वर्ग वध करने वाले भगवान राजा की उत्पत्ति हुई। वहां ऊपरी क्षेत्र में चढ़ने से पहले किसी को भगवान राजा क्षेत्र तक पहुंचना पड़ता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक ऊपरी क्षेत्र का प्रश्न है, वह स्थान जहां से गू चांगगे स्वयं आए थे। यह एक जटिल दुनिया थी जो 1000 छोटे निचले क्षेत्रों, 1000 मध्यम निचले क्षेत्रों और 1000 प्रमुख निचले क्षेत्रों को जोड़ने वाले केंद्र के रूप में कार्य करती थी। इसके बाद गू चांगगे ने स्वर्गीय दाव पुरस्कार पेटी खोली, ये देखने के लिए कि क्या उसे स्वर्ग के इष्ट बच्चों से संबंधित कुछ मिलेगा, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। उसकी आंखों के सामने फिर से एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और सिस्टम का संकेत एक बार फिर उसके दिमाग में गूंज उठा। डिंग, बधाई हो होस्ट, स्वर्ग के एक पसंदीदा बच्चे का प्रभामंडल प्राप्त करने के लिए। प्रभामंडल को सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से रूपांतरित कर दिया गया है और आपको एक नियत स्वर्गीय खलनायक का प्रभामंडल प्राप्त हुआ है। डिंग, बधाई हो मेजबान गॉड किंग्स हॉट प्राप्त करने के लिए। नियत स्वर्गीय खलनायक का प्रभामंडल। गू चांगगे को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसका सारा ध्यान पहले इनाम पर था। इसके विवरण ने तुरंत उसकी दिलचस्पी जगा दी। हेलो ऑफ ए डेस्टिनेटेड हेवनली विलेन आपको एक ऐसे विलेन के रूप में स्थापित करता है जिसे स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों को खत्म करने के लिए नियत किया गया है। अब आप स्वर्ग के पसंदीदा बच्चे से निपटने के लिए होने वाले नुकसानों को अनदेखा कर सकते हैं जब आपकी किस्मत उनके जितनी अच्छी न हो। इसका क्या मतलब है? गू चांगगे ने अपनी भौहें उठाई और सिस्टम पर सवाल उठाया। जब खलनायक और नायक के भाग्य मूल्य के बीच का अंतर बहुत अधिक होता है तो खलनायक को भाग्य के विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं यदि उसकी ताकत नायक से बहुत अधिक होती है। इसी तरह से स्वर्गीय दाव नायकों की रक्षा करता है, लेकिन नियत स्वर्गीय खलनायक का प्रभामंडल इस तंत्र को निष्प्रभावी कर देता है। प्रणाली की व्याख्या की गई। तो यह ऐसा ही है
जब मैंने पहली बार पारगमन किया तो मेरा भाग्य मूल्य बहुत कम था, लेकिन मेरी ताकत ये चेन को पूरी तरह से पराजित करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए स्वर्गीय दाव ने मुझे पानी में डूबने से रोकने के लिए इस भाग्य प्रतिक्रिया का उपयोग करने का फैसला किया। अभी से सब कुछ जोड़ना शुरू हो गया। अब चूंकि उसके पास बहुत ज्यादा फॉर्चून वैल्यू थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इस समय फॉर्चून बैकलैश की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि पिछली बार जैसी स्थिति भविष्य में फिर से नहीं होगी। गु चांगगे खुद को सहज महसूस करने से रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन के लिए एक छिपे हुए खतरे को इस नियत स्वर्गीय खलनायक के प्रभामंडल ने जड़ से खत्म कर दिया है। जहां तक भगवान राजा के हृदय की बात है, यह एक साधक के मन की साधना थी जो भगवान राजा क्षेत्र में पहुंच गया था और उसने हजारों वर्षों तक अपनी मनस्थिति को निखारा था। गु चांगगे की राय में लिन तियान ईश्वर राजा का हृदय उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन चूंकि यह सिस्टम से एक पुरस्कार था, इसलिए यह इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए। गु चांगगे ने सीधे इसके साथ विलय करने का विकल्प चुना। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके शरीर के चारों ओर गर्म रोशनी का एक समूह लिपटा हुआ है। उसकी चेतना हिल गई और उसे लगा जैसे वह हजारों सालों से जी रहा है, क्योंकि एक के बाद एक दृश्य उसके दिमाग में कौंध रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि उसका पुनर्जन्म होने वाला है या कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन जल्द ही उसका उलझा हुआ मन ठीक हो गया। गु चांगगे अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सके। आखिर क्यों ईश्वर राजा का हृदय ने उसकी मनस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया? ऐसा लगता है कि केवल अपने आसपास के माहौल को महसूस करने और चीजों को समझने की उसकी क्षमता में थोड़ा सुधार हुआ है। खैर, जब तक ये बढ़ता रहेगा। आखिरकार वह एक ट्रांसमिग्रेटर था। हालांकि वह विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में तेज था, लेकिन वह सर्वज्ञ नहीं था। ईश्वर राजा का हृदय उसे भविष्य में अपनी मनस्थिति को विकसित करने में बहुत समय बचाएगा, उसने अनुमान लगाया। आखिरकार मन की स्थिति फॉर्चून वैल्यू की तरह ही भ्रामक थी और हर किसी की इसके बारे में अलग अलग समझ थी। खेती के क्षेत्र पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास में भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 49 अनाम प्राचीन पवित्र पर्वतों के जीव। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ C49 अनाम प्राचीन पवित्र पर्वतों के प्राणी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 49 अनाम प्राचीन पवित्र पर्वतों के जीव। लिन तियान की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे एक ठंडा खाली खोल छोड़ गया। अब गु चांगगे के पास स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों से निपटने के लिए कई तरीके थे। सबसे पहले वो उन्हें सीधे मार सकता था। यह सबसे आसान तरीका था, लेकिन उसे उनके भाग्य मूल्य का केवल एक हिस्सा ही मिलेगा और उन्हें निचोड़ने के लिए कोई अतिरिक्त स्वर्गीय पुरस्कार भी नहीं मिलेगा। जब तक वह उनका फॉर्चून वैल्यू पूरा नहीं कर लेता, उसके लिए अवसरों का लाभ उठाना कठिन होगा। दूसरा तरीका था स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों को एक के बाद एक झटके देकर दबाना, ठीक वैसे ही जैसे उसने अब तक दोलीक के साथ किया था। वह डेस्टिनी पॉइंट कमा सकता था और साथ ही बहुत सारा फॉर्चून वैल्यू भी प्राप्त कर सकता था। यद्यपि दूसरी विधि कष्टकारी थी, फिर भी उससे प्राप्त लाभ ने प्रयास की भरपाई कर दी। गु चांगगे को तुरंत पता चल गया कि कौन सी विधि चुननी है। ये सब खत्म होने के बाद वह उदासीन भाव से कालकोठरी से बाहर चला गया। उसी समय उसने मन ही मन अपने गुण पैनल को पुकारा। होस्ट गु चांगगे। हेलो डेस्टिनेड हेवनली विलेन। पहचान स्वर्गीय अमर दाव महल का सच्चा शिष्य। रक्त रेखा शैतान हृदय दाव अस्थि। साधना प्रदत्त प्रभु मध्यम चरण। रहस्यमय क्षमताएं। भाग्य अंक 4500। भाग्य मूल्य 450 गहरा। सिस्टम शॉप खुला। गोदाम। इस बार की फसल के बाद मैंने बहुत कमाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु चांगगे अपने आंकड़े पढ़ते समय मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मैं 4500 डेस्टिनी पॉइंट्स के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। 8 वीरान दानव हालबर्ट अब किसी भी समय प्रकट हो सकता है, इसलिए मुझे ये चेन से निपटने के बारे में भी सोचना चाहिए। आखिरकार अब उसे जीवित रखने का कोई मतलब नहीं है। मुझे कुछ अन्य चीजों की भी तैयारी करनी होगी। अगर मैं बिना तैयारी के लौटूंगा तो मेरी स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसके बाद गु चांगगे ने ऊपरी राज्य के मामलों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसे वहां अपने मुद्दों को हल करने के लिए एक योजना तैयार करनी थी। हालांकि उसे गु परिवार का समर्थन प्राप्त था और वह स्वर्गीय अमर दाव महल का सच्चा शिष्य भी था, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में उसकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। आखिरकार स्वर्गीय अमर दाव महल में शामिल होने के पीछे उसके इरादे इतने शुद्ध नहीं थे। वह स्वर्गीय अमर दाव महल का केवल एक सच्चा शिष्य था, न कि उनका उत्तराधिकारी। इसका कारण गु चांगगे की पृष्ठभूमि और पहचान थी। स्वर्गीय अमर दाव महल के कई उच्च अधिकारियों का उसके प्रति सतर्क रवैया था। He had to find a way to stabilize his position after returning to the upper realm.
Otherwise, he might just die before he has a chance to play another favored child of heaven to death. Heavenly Immortal Dao Palace was an immortal heritage in the upper realm that had never been shaken throughout their existence over the long river of time, so there was no need to speculate about their true might. Many immortal ancient families, supreme immortal dynasties, and grand sects tried every means to send their descendants and disciples into the heavenly Dao immortal sect for a chance to rise higher. Although Gu Chang'e had the Gu family's support, it wasn't easy for him to take charge of the heavenly immortal Dao Palace. Of course, these were matters he would only need to consider after he returned to the upper realm. For now, he could take it easy and not think too much. Young Lord, Lin Qian had been waiting for Gu Chang'e outside the dungeon. As soon as she saw him walking out, she called out to him. Her eyes were red, and grief weighed down on her heart. It's all right. I have already solved Lin Tian's matter for you. I have also eliminated the remnant soul of the one who was occupying his body. Gu Chang'e comforted her with a gentle smile. Thank you, young Lord Gu. Pardon me for troubling you with such a minor matter. Lin Qian replied with some comfort. You don't need to apologize, it was a minor matter. Gu Chang'e spoke with a warm voice, and his gentle smile showed no change. Even if Lin Qian had asked to deliver the final blow to Lin Tian, he wouldn't have agreed. After all, he wouldn't get any heavenly rewards if he wasn't the one dealing the final blow. Not only did he receive the heavenly rewards, but he also got to brush up on Lin Qian's favorability like this. In the future, she would work for him with sincerity, so it was a profit Gu Chang'e wasn't willing to let go of. It would be better if you help your brother return to his origins as soon as possible. Burial. Since his body wasn't occupied for too long, there's a chance his soul hasn't thoroughly dissipated, and he might be able to enter the cycle of reincarnation. Gu Chang'e's warm smile appeared even more comforting as he said that. Of course, this talk about entering the cycle of reincarnation was nothing but a hoax. He spoke merely to comfort Lin Qian. After all, the original Lin Tian's soul was completely devoured by the Heaven Slaughter God King when he took over his body. How else would he be plagued by the predecessor's obsession? Paba Future Dwara Vigyapan. And when Gu Chang'e devoured the Heaven Slaughter God King's remnant spirit, he also devoured the original Lin Tian's soul. Understood. I will order someone to help little Tian safely return to his origins. Lin Qian said and turned around, never expecting that Gu Chang'e would be so considerate towards her. Gu Chang'e's smile disappeared as he watched her walk away. A simple woman like Lin Qian wasn't all that hard to deal with. A good face, eloquent speech, and gentle care would be enough to make them sink. After that, Gu Chang'e took it easy for the next few days. First, he spent 3,000 destiny points to raise his cultivation base to the late stage of the conferred Lord realm. Although the improvement wasn't too great compared to the middle stage, but for a supreme prodigy like him, the increase in his combat power was exponential. It couldn't be explained just with realms and whatnot. Just because Gu Chang'e rarely made a move, it didn't mean he had low combat power. It's just that he didn't need to make a move, as his aura alone was enough to suppress everyone around him. If he desired, he was sure he could easily obliterate even people in the conferred king realm. Of course, the price wasn't small for such a minor breakthrough. Gu Chang'e estimated that he would need to spend an even more terrifying amount of destiny points if he wanted to enter the peak stage of the conferred Lord realm. He might need to fork out around 5,000 destiny points. Still, it was worth the price. His comprehension of the heavenly immortal Dao Codex had been almost pushed to the 8th layer. In his memories, he didn't recall anyone among his peers who had reached the 8th layer of the Dao Codex in the upper realm. Of course, there was a chance someone might have made a breakthrough during the time he was down in the lower realm. He had already been here for almost half a year now. Either way, Gu Chang'e believed that his speed at breaking through and comprehending the higher stages was already as fast as it could get. Alpiram. Less than 3 days remained to the beginning of the Middle States Heavenly Geniuses Dao Conference. The moon-facing ancient city brimmed with more and more guests. Cultivators and mortals from various sects, clans, and dynasties packed the streets. After the destruction of the Buddhist Holy Land, more and more forces of the world developed reverence for the young lord from the upper realm. At the same time, they all thought, won't we soar to heaven if we can please the young lord? They couldn't suppress this desire after they saw the current appearance of the ancient Lin family. No matter where their people went, no one dared to offend them, no others actually had to be subservient before them. All of them put on domineering appearances, and their noses were almost about to touch the heavens out of arrogance. In this dog-eat-dog world, only might was right. Many forces had plans to butter up with the young lord and rise above the rest.
अल्पविराम अल्पविराम। दिव्य दिखने वाले धुंध से घिरे मंडप में अलग अलग शक्ल सूरत वाले कई युवा जीव एक साथ बैठे थे। कुछ की पीठ पर पंख थे, कुछ के माथे पर शल्क थे, कुछ पवित्र और दिव्य लग रहे थे और दूसरों के अंगाग की लपटों से ढके हुए थे। दिव्य तेज उन सभी को घेरे हुए था और वे भयंकर आभा बिखेर रहे थे। मध्य राज्य की शक्तिशाली पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र और युवतियां उनके सामने कुछ भी नहीं थे। वे तो उनसे तुलना के भी योग्य नहीं थे। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति पहले से ही महान पारलौकिक क्षेत्र में था और उसके पास मध्य राज्य की पुरानी पीढ़ी के लोगों को नीची नजर से देखने की योग्यता थी। युवा लोगों की तो बात ही छोड़िए। इस समूह के जीवों के आसपास डरावने आभा और दमनकारी शक्ति वाले बूढ़े सेवक छिपे हुए थे। अगर बाहर के साधक उन सबको देख लेते तो वे डर के मारे अपनी पैंट गीली कर लेते। प्राचीन पवित्र पर्वत। ये सभी युवा जीव प्राचीन पवित्र पर्वतों से थे और उनकी पृष्ठभूमि भयावह थी। अभी वे मध्य राज्य में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में व्यस्त थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह बौद्ध पवित्र भूमि को सीधे नष्ट कर देगा। उस युवक का मूल क्या है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ऊपरी क्षेत्र से आया है? पीठ पर पंख लगाए एक युवा प्राणी ने दया की दृष्टि से अपना सिर हिलाया। बेशक उसकी आंखों में केवल दया थी और उसे बौद्ध पवित्र भूमि के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। उसके लिए बौद्ध पवित्र भूमि किसी भी चीज के लायक नहीं थी और वह उनके विनाश के बारे में परेशान नहीं हो सकता था। चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मैं उसे मुझे अपमानित करने की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। उदासीन भाव वाली एक सुंदर लड़की तथा विस्मय प्रेरक हत्या की मंशा से भरी आंखों वाली ने अपनी बर्फसी सफेद लंबी तलवार उसके सामने मेज पर रख दी। खेती के क्षेत्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास में भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 50। ये ल्यूली निचले क्षेत्र में पली बड़ी सुंदरी बचपन की सहेलियां। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C50। ये ल्यूली निचले क्षेत्र में पली बड़ी सुंदरी बचपन की सहेलियां। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 50। ये ल्यूली निचले क्षेत्र में पली बड़ी सुंदरी बचपन की सहेलियां। लड़की बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसका रंग दूधिया जैद की तरह लुभावना था। उसके चेहरे की बनावट बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, पतली, लंबी टांगे और एक बेहद अलग आभा थी। वह इतनी बूढ़ी नहीं लग रही थी और सिर्फ 17 से 18 साल की लग रही थी। उसकी आंखें इंसानों की आंखों से बिल्कुल अलग थीं और रंग बिरंगे मोतियों की तरह दिख रही थी जो खूबसूरती से इधर उधर तैर रही थी। वह प्राचीन पवित्र पर्वतों के सभी युवा प्राणियों की नेता प्रतीत होती थी। उसकी पहचान सरल नहीं थी और प्राचीन पवित्र पर्वतों में उसका रुतबा काफी ऊंचा था। हर कोई उसे गहरे सम्मान के साथ देख रहा था। जैसे ही उसने सुंदरी के शब्द सुने, उसकी पीठ पर पंख लगे प्राणी ने अपने हाथ हिलाए और कहा, मिस ल्यूली, आप निश्चिंत रह सकती हैं। ऊपरी क्षेत्र से आया वह बदमाश कुछ हद तक तो अनुभवी होगा, लेकिन वह मेरे और हमारे प्राचीन पवित्र पर्वतों के सामने कुछ भी नहीं है। चूंकि उसने मिस ल्यूली को अपमानित करने का साहस किया है, इसलिए वह अपने अड्डे पर लौटने के बारे में भूल सकता है। हाँ, हमारे प्राचीन पवित्र पर्वतों का जन्म हाल ही में नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है कि एजियो रियल्म हमारे अस्तित्व को भूल गया हो, जब हम युगों पहले पीछे हट गए थे। एक बार जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि एजियो रियल्म के असली अधिपति कौन है। वे सभी हमारे गुलामों के अलावा कुछ नहीं है। एक बिगड़ैल लड़के और उसके गुलाम की हिम्मत कैसे हुई कि वे हमारी नाक के नीचे मिडिल स्टेट में उत्पात मचाएं और बिना किसी नुकसान के बच निकले। बाकी प्राणियों ने भी उसकी घोषणाएं सुनकर सहमति में सिर हिलाया। वे सिर ऊंचा करके खड़े हो गए और प्राचीन पवित्र पर्वतों के बाहर की हर चीज के बारे में तिरस्कार के साथ बात करने लगे। उनकी राय में मध्य राज्य की तथाकथित पवित्र भूमि और प्राचीन परिवार चींटियों के टीलों के एक समूह से अधिक कुछ नहीं थे, जिन्हें किसी भी समय कुचलकर नष्ट किया जा सकता था। प्राचीन पवित्र पर्वत ऊपरी क्षेत्र से संबंधित थे और उनके बीच कई झूठे देव क्षेत्र के स्वामी छिपे हुए थे। उनका समर्थन करने वाले कुछ प्रमुख परिवार ऊपरी क्षेत्र से अंतहीन क्षेत्र पर भी शासन करते थे। वे प्राचीन काल से अस्तित्व में थे और उनकी विरासत का पता उस युग से लगाया जा सकता है जब नीला निचला क्षेत्र भी अस्तित्व में नहीं था। यहाँ तक कि सर्वोच्च संप्रदायों और अमर विरासतों को भी उनके साथ शिष्टाचार से पेश आना पड़ता था। बैंगनी रंग की लड़की ने सिर हिलाया और पंख वाले युवक की बातें सुनकर कुछ नहीं कहा। उसी समय उसकी नफरत और हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई। उसके बाद दूसरे जीव आपस में अलग अलग मामलों पर बात करने लगे। कुछ ने तो ये भी चर्चा की कि कैसे वे ऊपरी क्षेत्र से उस बदमाश को पकड़कर बैंगनी रंग की लड़की के सामने पेश करें। बैंगनी रंग की लड़की ने अपना सिर हिलाया और ठंडी आंखों से कहा, मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहती हूँ। वह मेरे भाई ये चेन को इस हद तक नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? चूंकि उसने ऐसा अपराध करने की हिम्मत की है, इसलिए मैं उसे किसी भी तरह से बिना किसी चोट के नहीं जाने दूंगी।
उसकी घोषणा सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया। चाहे उस बदमाश की पृष्ठभूमि ऊपरी क्षेत्र में कितनी भी अच्छी क्यों न हो, क्या वह लेडी लियूली से बेहतर हो सकती है? वह निश्चित रूप से आपके सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगेगा। बैंगनी वस्त्र पहने लड़की एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार से थी। वह ऊपरी राज्य के एक भयानक परिवार की प्रत्यक्ष वंशज थी। उसका नाम ये लियूली था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह 3 साल की थी तो उसे अज्ञात कारण से निचले क्षेत्र में भेज दिया गया था और प्राचीन पवित्र पहाड़ों द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था। जब वह 6 साल की थी तो उसे प्राचीन पवित्र पहाड़ों में अशांति और उथल पुथल के कारण एक पुराने नौकर के वंशजों के परिवार में भेज दिया गया था। जिस परिवार में उसे भेजा गया वह कोई और नहीं बल्कि ये परिवार था जहां से ये चेन आई थी। ये परिवार में रहने के दौरान वह ये चेन के साथ बड़ी हुई और उसके साथ एक गहरा भावनात्मक लगाव विकसित किया। दुर्भाग्य से जब वह 13 वर्ष की थी तो उसे प्राचीन पवित्र पहाड़ों में एकांत साधना के लिए वापस लाया गया जो 5 साल तक चली। जब ये लियूली आखिरकार अपने एकांत से बाहर निकली तो उसने तुरंत अपने भाई ये चेन को खोजने का फैसला किया। लेकिन तभी उसने उसके बारे में बहुत सारी भद्दी अफवाहें सुनी। अफवाहों ने उसे परेशान कर दिया और वह हैरान और क्रोधित हो गई। उसके भाई ये चेन ने ऊपरी क्षेत्र से आए एक युवक को भड़का दिया था और उसे अपनी जान बचाने के लिए पूर्वी जंगल से मध्य राज्य में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनकी राय में ये अफवाहें सरासर बदनामी थी। ये बकवास था कि वह पूर्वी जंगल की सबसे सुंदरी पर लालच करता था। उनका क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि वह एक मेढक था जो हंस को खाना चाहता था? उसका भाई ये चेन एक ईमानदार, दयालु और दृढ़ निश्चयी युवक था जो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वे आरोप झूठे ही होंगे। इससे भी बदतर, बौद्ध पवित्र भूमि जो उसके भाई ये चेन से संबंधित थी उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया और इससे उसका क्रोध और हत्यारी इच्छाएं और बढ़ गईं। उसके शांत होने के बाद ये लियूली ने ऊपरी क्षेत्र से आए उस युवक को देखने के लिए प्राचीन पवित्र पर्वत से लेकर चंद्रमा के सामने वाले प्राचीन शहर तक की यात्रा की, क्योंकि उसे यह समाचार मिला था कि वह यहाँ है। वह देखना चाहती थी कि ऊपरी राज्य के इस युवक के पास कितने सिर और भुजाएं हैं, और साथ ही वह अपने भाई ये चेन का बदला भी लेना चाहती थी। चाचीजू, मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये चेन कहाँ है? ये लियूली ने अचानक अपने पीछे खाली हवा से बर्फीले स्वर में कहा। गुंजन, शून्य में लहरें उठी और एक मध्यम आयु वर्ग की सुंदरी हवा से प्रकट हुई। उसकी यह क्षमता पहले से ही झूठे देव क्षेत्र के साधकों के अधिकार क्षेत्र में थी। अपनी मालकिन की बातें सुनकर महिला की आंखों में बेबसी के भाव उभर आए, लेकिन आंटी जू नाम की महिला ने फिर भी नर्म आवाज में जवाब दिया, मेरी मालकिन, मुझे यकीन नहीं है कि ये चेन इस समय कहाँ छिपा है। मुझे केवल ये जानकारी मिली है कि वह मिडिल स्टेट में कहीं है। ऐसा कहने के बाद मध्यम आयु वर्ग की महिला को स्पष्ट रूप से इस मामले की परवाह नहीं थी। उसकी नजर में एक साधारण ये चेन उसकी कुलीन और सम्मानित युवा महिला के लायक नहीं थी। एक बार जब उसे ये चेन मिल जाती तो वह सुनिश्चित करती कि वह उसकी युवा महिला के संपर्क में न आए। एक तुच्छ ये चेन में इतनी योग्यता भी नहीं थी कि वह अपनी सम्मानित युवा महिला के चेहरे को देख सके, उसका ध्यान आकर्षित करना तो दूर की बात थी। वे दोनों पूरी तरह से अलग अलग दुनिया से थे और भविष्य में उनकी किस्मत कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती थी। वास्तव में पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये लियूली ने दुख में खुद से कहा, भाई ये चेन ने अतीत में बहुत कुछ सहा होगा। ये लियूली के चेहरे पर एक चकित भाव दिखाई दिया जब उसने अतीत को याद किया। उसके कुलीन परिवार में जन्म लेने के कारण ये परिवार के लोग उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। वे हमेशा उससे डरते और सम्मान करते थे और केवल उसका भाई ये चेन ही था जो उसके साथ अलग व्यवहार नहीं करता था। इसके अलावा जब भी उसे कोई दिलचस्प चीज मिलती तो वह हमेशा उसे उसके साथ साझा करता। अगर खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट होता तो वह खुद चखने से पहले उसे दे देता। एक बार उसके लिए फल चुनने के लिए वह ये परिवार के पीछे के पहाड़ के जंगल में चला गया और लगभग अपनी जान गंवा बैठा। अल्पविराम अल्पविराम। जैसे जैसे वह अतीत को याद करती गई, ये लियूली के दिल पर उदासी और बेचैनी बढ़ती गई। उसे डर था कि अगर उसके भाई ये चेन को कुछ हो गया तो वह अपराध बोध को सहन नहीं कर पाएगी। मेरी लेडी, आपको जल्द या बाद में ऊपरी क्षेत्र में वापस लौटना होगा। आप एक फीनिक्स बनने के लिए किस्मत में हैं जो 9वें स्वर्ग तक उड़ान भरेगी। ये चेन शायद इस जीवन में झूठे भगवान के क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए मुझे आपको सलाह देनी चाहिए। आंटी जू नाम की मध्यम आयु वर्ग की महिला अपनी युवा महिला को मनाने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी राय में ये चेन नाम का वह बदमाश अच्छा इंसान नहीं था। वह एक विश्वासघाती और चालाक बदमाश था जिसने छोटी उम्र से ही मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाना सीख लिया था। केवल ऊपरी क्षेत्र के युवा और सुंदर प्रतिभाशाली लोग ही उसकी युवा महिला के लिए एक अच्छा मैच हो सकते थे। दूसरी ओर ये लियूली ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, चाचीजू, आपको अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
मैं जानती हूं कि आप सभी भाई ये चेन को नीची नजर से देखते हैं, लेकिन मुझे उन पर विश्वास है। भविष्य में वे निश्चित रूप से स्वर्ग तक पहुंचेंगे। मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने क्या कहा था, नदी 30 साल पूर्व की ओर बहती है और 30 साल पश्चिम की ओर वापस आती है। तुम मुझे सिर्फ इसलिए धमकाने की हिम्मत मत करो क्योंकि मैं अभी नीचे हूं। 1। चाची जू असहाय महसूस कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी युवा महिला को कैसे मनाए। उसने इस मामले के बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। एक बार जब उसकी युवा महिला ऊपरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों से मिलेगी तो उसे एहसास होगा कि एक साधारण ये चेन उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। नदी 30 साल पूर्व की ओर बहती है और 30 साल पश्चिम की ओर वापस। सिर्फ इसलिए कि मैं अभी नीचे हूं, तुम मुझे धमकाने की हिम्मत मत करो, उसने कहा। लेकिन क्या होगा यदि नदी 30,000 वर्षों तक बहती रहे? कुछ लोग बाकियों से ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हैं ताकि नीचे वाले कभी उन तक न पहुंच सके। चाची जू, चलो ऊपरी क्षेत्र के इस तथाकथित युवा स्वामी से मिलते हैं। मैं उसके झूठे ईश्वर क्षेत्र के सेवक को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। ये लियुली की अभिव्यक्ति हिमनद की तरह ठंडी हो गई और उसने अपना आदेश दिया। वह प्राचीन लिन परिवार के पास जाएगी और अपने भाई ये चेन का बदला लेने के लिए उस युवा भगवान से निपटेगी। फुटनोट 1। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की नियति उसके पूरे जीवन में एक जैसी नहीं रहती। अगर कोई अभी नीचे है, तो हो सकता है कि वह कल दुनिया के शीर्ष पर पहुंच जाए। इसलिए आपको आज उसे परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कल आपको खत्म कर देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।